नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। यहाँ पे आज सभी जितने लोग भी बैठे हैं, हम सब एक दूसरे के परिचित हैं, किंतु आज हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धति में जिन्होंने दक्षता हासिल की है। आप केवल चिकित्सा पद्धति के ज्ञाता नहीं हैं, आप जीवन शैली में सुधार व संपूर्ण स्वास्थ्य को लेकर गहन अनुभव रखते हैं। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी का परिचय। नमस्कार। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी का परिचय कुछ इस तरह है। आपका जन्म बनारस के पास मेदिनीपुर गांव में हुआ था। उनका जीवन भी हमारे तरह से जिन संघर्षों से हमारा जीवन गुजरता है, उसी तरीके से उनका भी जीवन गुजरा है। अल्पायु में ही अपनों से मिलते बिछड़ते हुए परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने बनारस जाने का फैसला किया और वहाँ पे योग प्रशिक्षक के रूप में योगियों और संतों के बीच में शिक्षा हासिल की है। आप पेशेवर योग प्रशिक्षण हासिल किया है। आपने दिल्ली के विश्वआयतन योग आश्रम में योग विशेषज्ञ के रूप में सेवाएं दी हैं। 1982 के योग ओलंपियाड में आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपने अर्चना योगायतन नाम से दिल्ली में एक एनजीओ स्थापित किया है जो योग व प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद का उपचार करता है। आप सेमिनार, कैंपिंग, तनाव प्रबंधन, प्रदर्शनी, पौधारोपण, नदियों की सफाई व अन्य जनहित के कार्यों में सक्रिय होते हैं। आप अल्मोड़ा में सुशीला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत संचालित एक अस्पताल में प्राकृतिक चिकित्सा व आयुर्वेद का उपचार देते हैं। आप इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ योग प्रोफेशनल्स के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस तरीके से सर की व्यक्तिगत उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो उनका सीवी कुछ इस तरीके से होगा जैसे किसी शहर की फ़ोन डायरेक्टरी हो। तो बाकी चीज़ों पे समय जाया ना करते हुए मैं कुछ सवाल जो है 2-3 संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। सर, हर चीज़ को लेके आम आदमी की जो समझ होती है वो ऐसी होती है कि चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट के रूप में देखती है कि कभी भी कोई एक चिकित्सा पद्धति तो ऐसी है नहीं जो सारे संपूर्ण इलाज का दावा करती हो। उदाहरण के लिए मैं बात इस तरीके से करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी का नाम हम सभी लोग जानते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन उनका वो समर्थन एक जगह पहुंचता है जहां वो ये बात कहते हैं कि एलोपैथी में जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये संसार की सबसे बर्बर प्रैक्टिस है। तो व्यक्ति इस तरीके से दिखता है। ऐसे में आप जो हमारी आम समझ है हम सभी लोगों की, आप उसे ये स्पष्ट करें कि एलोपैथी हो गई, होम्योपैथी हुई, आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इनका समन्वय एक व्यक्ति अपने जीवन में कैसे स्थापित करे। मेरा पहला प्रश्न ये है। मेरा अगला प्रश्न, मेरी अगली जिज्ञासा जो है वो इस तरीके से है कि जैसे हम अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की जब बात करते हैं तो उनके पास एक अपनी पूरी रेगुलेटिंग बॉडी होती है जहाँ पे हम शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, जहाँ पे उनकी एक अकाउंटेबिलिटी तय होती है हमारे प्रति। तो ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के पास या संचालित करने वाले या प्रमोट करने वाले लोगों के पास, हमारे पास ऐसी कौन सी बॉडी है जहाँ पे हम चीज़ों को लेके बात कर सकें, अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाओं को दूर कर सकें। मेरा अगली जो जिज्ञासा है वो ये है कि अपने व्यस्त जीवन शैली में जहाँ पे लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, जहाँ पे जिस समाज में बात चल रही है कि क्यों ना एक सप्ताह में 90 घंटे काम किया जाए, तो ऐसा समय जब हमारे पास समय नहीं है, हम मजबूर हैं कुछ चीज़ों को लेके, तब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो कि एक समय लेती है और कई बार तो ये भी होता है कि प्रभाव भी नहीं देखने को मिलता है, तो ऐसे में वो चिकित्सा पद्धति जो है उसके साथ जाना जो बहुत टाइम टेकिंग है, कितना तर्कसंगत हो सकता है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं, ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिन पे हम सभी जूझ रहे हैं, जिनका हमें जवाब चाहिए है। तो मेरा श्री सत्यनारायण जी से उनका स्वागत है और उनसे आग्रह है कि अपने जो विशेषज्ञ विषय हैं जो उन पे बात रखते हुए और हमारी जिज्ञासाओं को भी दूर करें। बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा चौरसिया जी का और डॉक्टर अनिल तिवारी जी का, जिनके माध्यम से मैं आप लोगों के बीच आने का अवसर मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जिज्ञासु लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं और ये लोग हैं जो यहाँ से संदेश, मुझे उम्मीद है कि बहुत दूर दूर तक जाएगा। और ये आजकल का ये जो प्रश्न है आज का, ये ज्वलंत प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है और सबके मन में रहते हैं और होना चाहिए और इसका उत्तर भी मिलना चाहिए। तो मैं इसका व्यवहारिक उत्तर दूंगा हर प्रश्नों का। पहला प्रश्न था कि प्राकृतिक चिकित्सा
पकड़ो एक मिनट। जो इसका प्रश्न होता है, कहाँ है बहुत लड़का? सारे प्रश्न होते हैं, उसका उत्तर हम कहाँ ढूंढने जाएं? हमें देखो नहीं, कि हम ये पद्धति कुर्सी की क्या ऊपर से ले जा रहे हैं, हमें प्रमाणिकता कैसे है? क्या ले जाए, कुर्सी चाहना। और दूसरा प्रश्न है कि 2-3 और लग ये जाए, एक एक प्रश्नों को बीच में लेते अगर जाएं, कोई आप लोग आए फिर से तो। रिपीट करते जाएंगे, मैं उसके हिसाब से चलता रहूंगा। हाँ एक्स्ट्रा में, हाँ पहला है कि हाँ हम इसका वही ना, उत्तर कहाँ से बिल्कुल। ढूंढें, समाधान कहाँ से ढूंढें, किससे पूछें? इसके लिए वास्तविकता है कि मैं चूंकि भारत सरकार आयुष मंत्रालय से भी जुड़ा रहा हूँ, तो आयुष मंत्रालय सन 1914 से पहले नहीं बनी थी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय का एक विंग हुआ करता था, उसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ ISM, इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग। लेकिन बाद में 1914 में स्वास्थ्य मंत्रालय से हट करके आयुष मंत्रालय बना और उसके श्रीपाद दामोदर नायक जी पहले वो बने थे। तो अभी तक सरकार ने वास्तव में कोई ऐसी विंडो, कोई ऐसी खिड़की नहीं बनाई है जहां से आप किसी संस्था को चाहें तो 2014 सॉरी। तो क्योंकि मोदी सरकार ने बनाई थी तो उन्हीं के बाद क्षमा चाहता हूं, 2014। तो लेकिन प्रयास जारी है। लेकिन बनने के बाद मंत्रालय ये फायदा हुआ है कि पहले प्राकृतिक चिकित्सा को कोई प्रामाणिकता नहीं थी। अब भारत सरकार ने कई विश्वविद्यालयों ने एक कोर्स शुरू किया है, BNYS, बैचलर इन योगा एंड नेचुरोपैथी, और उनको प्रामाणिकता, उनके प्रमाण पत्र की ये विशेषता है, ये स्वीकृति है कि एज ए MBBS डॉक्टर उनको भी रोग डायग्नोस करने का, इलाज करने का उतना ही अधिकार है जितना कि MBBS डॉक्टर को होता है। तो एक तो यह है कि MBBS डॉक्टर की तरह BNYS की जिम्मेदारी है जवाब देना, वो आयुष मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मिलित रूप से उनको प्रमाण पत्र दिया जाता है या डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। PhD भी शुरू होने वाली है। तो एक तो सरकार से भी पूछ सकते हैं, दूसरा हम जैसे लोग, जैसे अपने आप को कहते हैं कि मैं नेचुरोपैथी करता हूं या ट्रीटमेंट देता हूं, हम भी उत्तराधिकारी हैं, हम उत्तरदायी हैं और जवाबदेह हैं, तो हमसे भी पूछ सकते हैं। और इसका उत्तर भी साथ साथ देता जाऊं। दूसरा था कि इसकी प्रामाणिकता क्या है, जैसे एलोपैथ में है, चाहे आयुर्वेद में है, चाहे होम्योपैथ में है, चाहे योग में है, जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं उनमें से मुख्य का मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अपना अपना सिद्धांत क्या है। जैसे होम्योपैथ में आप लोग देखे होंगे कि मीठी गोलियों में आपके सामने ही दवाई निकालते हैं, केमिकल निकालते हैं और इसमें मिला करके आपको बोलते हैं 5 गोली दोपहर में, सुबह शाम लीजिए, जैसे बीमारी हो तो वैसे देते हैं। तो वो केमिकल ऐसा होता है कि जिस चीज़ की कमी होती है, अस्थमा है या जोड़ों में दर्द है या डायबिटीज़ है या बीमार है, बुखार है, कोई भी बीमारी है, डॉक्टर को पता होता है कि किस केमिकल की, किस रस की कमी से आपको बीमारी है, वो रस उनके पास होता है और मिला करके मीठी गोली में देते हैं और वो सफल भी होता है। भले धीरे धीरे होता है लेकिन सफल होता है। तो उनका सिद्धांत क्या है कि किस रस की, किस केमिकल की बॉडी में कमी है, इसके कारण हम ठीक होते हैं, बीमार रहते हैं और उसको डालने से ठीक हो जाते हैं। तो दूसरा है एलोपैथ डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो आप कहेंगे गले में दर्द है, तो डॉक्टर देख के चेक करके बोलेगा कि आपके थ्रोट में इन्फेक्शन है। अगर आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं, वो भी चेक करके देख के टेस्ट वगैरह करेंगे, बोलेंगे आइज इन्फेक्शन है। अगर आप पेट में जाएंगे, लूज मोशन है, 15 दिन से मोशन ठीक नहीं हो रहा है, वो भी टेस्ट वगैरह करके, एंडोस्कोपी वगैरह करके इसी नतीजे पहुँचते हैं कि आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, लीवर में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है। यानी इन्फेक्शन, संक्रमण इज द मेन कॉज ऑफ एनी एंड एवरी डिजीज। उनके हिसाब से हर बीमारियों का एक ही कारण है, संक्रमण, बैक्टीरिया यानी कीटाणु। तो उसके लिए वो लोग या तो सर्जरी करते हैं, अगर नहीं एंटीबायोटिक से ठीक होता है तो एंटीबायोटिक पहले देंगे बैक्टीरिया को मारने के लिए, बैक्टीरिया अगर नहीं मरती है तो सर्जरी करते हैं, या जो भी करना हो उनका इंजेक्शन या एंटीबायोटिक जो भी देना है करके उसको ठीक करते हैं। कहीं कहीं सफल भी हो जाते हैं। और मैं प्रशंसा करूंगा एलोपैथ की। मैं ऐसा हूं व्यावहारिक कि हम केवल आलोचना के नहीं करना है। इमरजेंसी में एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है या किसी को हार्ट अटैक हो गया है, कोई बेहोश हो गया है, तो आजकल आधुनिक मशीनें ऐसी आई हैं कि जो तुरंत बता देती हैं कि आपको कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है। तो डायग्नोस करने के लिए और इमरजेंसी के लिए तो एलोपैथ का रखना जरूरी है कि ब्लीडिंग को तुरंत कैसे दूर किया जाए, या कोई हार्ट अटैक हो गया तो उसको कोमा से बाहर कैसे लाया जाए। तो इसलिए हमें केवल आलोचना नहीं करनी है, उसकी हमें आवश्यकता है। लेकिन इलाज के लिए एलोपैथ नहीं है। इमरजेंसी के लिए एलोपैथ बहुत अच्छा है। इलाज के लिए
प्राचीन चिकित्सा पद्धति ही सफल है। उदाहरण के लिए जितने भी क्रॉनिक डिजीज होते हैं, क्रॉनिक डिजीज मतलब जीर्ण रोग, 3 तरह के रोग होते हैं, तीव्र रोग, जीर्ण रोग और असाध्य रोग। एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज एंड फैटल डिजीज। तीनों रोगों में से केवल वो तीव्र रोगों को दबाते हैं, जैसे लूज मोशन हो गया, बुखार हो गया, उल्टी आ रही है, दस्त हो गया, या कोई ऐसी बीमारी जैसे कि एकदम से आती है आंधी तूफान की तरह, कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे बाद बुखार आ सकता है, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं तो 1 घंटे तक ठीक था, अभी क्यों। 1 घंटे बाद लूज मोशन भी हो सकता है, 1 घंटे बाद जुकाम भी हो सकता है। तो जो इसको तीव्र रोग कहते हैं, अचानक आते हैं, अचानक, ऑल ऑफ सडन, इस बीमारियों का वो लोग क्लेम करते हैं इस तरह से कि केवल सप्रेस कर देते हैं, लक्षणों को दबा दिया जाता है। कि जैसे कोई बदबू आ रही है कहीं से, तो रूम फ्रेशनर डाल दीजिए, परफ्यूम डाल दीजिए, या कोई ऐसी दवाई डाल दीजिए जिससे वो बदबू खत्म हो जाती है। लेकिन वास्तविकता है कि वो बदबू चूहा मरने से थी। चूहा तो मरा हुआ है, लेकिन उसकी बदबू को उन्होंने ऐसे स्ट्रांग कोई सुगंधित चीज़ उसे डाल दिया, सिंथेटिक चीज़, जिससे बदबू खत्म हो जाती है। हम नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि हम ढूंढते हैं कि बदबू आ कहाँ से रही है। चूहा तक जाएंगे, चाहे बदबू ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, लेकिन चूहे को पकड़ के उसको उठा के फेंकेंगे। थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा, 2 घंटा के बाद, 4 घंटे के बाद, या 1 दिन के बाद बदबू अपने आप खत्म हो जाती है। यानी हम लोग कॉजेज, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनी एंड एवरी डिजीज, हम लोग जड़ तक जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि चूहा को ढूंढने के लिए बहुत बदबू तक सामना करना पड़ता है। यानी उसको नेचुरोपैथी में हम लोग बोलते हैं हीलिंग क्राइसिस। हीलिंग क्राइसिस का मतलब कि बीमारी को, जैसे हम लोग बैठे हैं और कोई आके कहे कि मुझे डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है, लगे झाड़ने लगे, या कोई झाड़ू देने लगे, तो क्या होगा कि धूल उड़ेगी थोड़ी थोड़ी। तो हम कहेंगे कि तो पहले साफ सुथरा था, ये तो धूल उड़ रही है, मत करो मत करो। लेकिन आधा घंटा या 15 मिनट लगेगा उसको धूल उड़ाने में, लेकिन थोड़ी आधे घंटे के बाद क्या होगा, धूल इतनी साफ हो जाएगी कि 24 घंटे के लिए साफ हो जाएगी। तो नेचुरोपैथी क्या करता है कि जब हम इलाज करते हैं तो या तो लूज मोशन होगा, या शरीर में दर्द होगा, या बुखार आएगा, या उल्टी आएगी, या कुछ ना कुछ उसका उभाड़ बोलते हैं, प्राकृतिक उभाड़। हीलिंग क्राइसिस का मतलब कि चिकित्सा का उभाड़ होता है। वो साइड इफेक्ट यही होगा ही होगा, लेकिन जो डॉक्टर अनुभवी है वो पेशेंट को पहले ही बोल देता है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर पेशेंट डॉक्टर के संपर्क में रहता है, कुछ ऐसी भी चीज़ होती है कि जैसे कोई हरड़ खा रहा है, हम बोल देते हैं कि एक जगह रखेंगे तो मुंह छिल देगा, वो इतना स्ट्रांग केमिकल है। लेकिन कुछ लोगों के साथ थोड़ा सा गलती के कारण उस समय अगर पूछ लीजिए कि ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, उसका उपाय कर देंगे। उसी तरह से कई लोगों को कहते हैं संग परेशान कर रहे हैं, हमें पानी पीना है, नमक पानी है, पेट में दर्द हो रहा है, हम बोलेंगे कि थोड़ी देर चक्कर भी आ सकता है, क्योंकि नमक खूब ज़्यादा जाता है शरीर में। तो उस समय अगर पेशेंट के सामने अगर हम रहते हैं, तब तो हम उसका समाधान साथ साथ करते जाते हैं। लेकिन कई पेशेंट अकेले में करने लगते हैं, तो पेट दर्द होता है तो या तो पूछ लेते हैं, आजकल फ़ोन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तब तो उसका उपाय हो जाता है। जो नहीं पूछते हैं, थोड़ा पेट दर्द 1 घंटा 2 घंटा तक सहन करना पड़ता है। हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरोपैथी में यही फायदा है आयुर्वेद में कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं होगा, कोई पछताना नहीं पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों करा। तो नेचुरोपैथी का जैसे एलोपैथ का है, होम्योपैथ का है कि केमिकल का इम्बैलेंस या कमी के कारण बीमारी होती है, उस केमिकल को मिठाई में गोली, मीठी गोली में दे देने से पेशेंट ठीक हो जाता है। एलोपैथ में क्या होता है, संक्रमण को एंटीबायोटिक से या किसी वजह से ठीक किया जाता है, तो लक्षणों को दबा दिया जाता है। लेकिन और दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद में 3 कारण है बीमार होने का, वात, पित्त, कफ। तीनों का होना जरूरी है, लेकिन जब वो सामान्य स्तर से जब ज़्यादा हो जाता है, वात या पित्त या कफ, क्योंकि एक लेवल तक होना जरूरी है। वात कहते हैं वायु को, ब्लड में होना जरूरी है, क्योंकि वायु जब हमारे शरीर में रहता है तो ब्लड जब सर्कुलेट करता है, रक्त संचार जब होता है, तो हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं, ये मेरा हाथ भी जो उठ रहा है, नीचे आ रहा है, या हम इसको खिसकाते हैं या दौड़ते हैं या भागते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम है। जैसे क्रेन उठाता है कोई भी चीज़, या गाड़ी में ब्रेक लगता है, या कुछ भी होता है, तो हवा के दबाव से ही होता है। हवा में इतनी शक्ति है। हमारी जो आँख ब्लिंक करती है अपने आप, जो दिख रही है, हम नहीं करते हैं, अपने आप हो रही है। ये हवा एक कुर्म वायु बोलते हैं, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट हार पंप करता है। जैसे इंजेक्शन डॉक्टर खींचता है, खींचने के बाद जो इंजेक्शन देता है बॉडी में, वो हवा के दबाव से, पिचकारी की तरह। तो जो भी हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता है, हमारा खाना पचता है, मुंह में जाते हैं, मुंह में के बाद हम निगलते हैं, निगलने के बाद आहार नली से, फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है, पेट के बाद डिडोनम से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से पूरा आंतों में एक मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट का जो क्रिया है,
वो वायु के दबाव से ही होती है। खून भी दौड़ता है वायु के दबाव से, हार्ट भी पंप करता है वायु के दबाव से। जितने भी काम होते हैं, किडनी भी काम करती है, लीवर भी काम करता है, जो भी काम करता है सब कुछ कैसे काम करता है? वायु के दबाव से। इसलिए वायु का होना एक मात्रा में, अनुपात में आवश्यक है। हाँ, जब वही अधिक जब हो जाता है जरूरत से ज़्यादा, फिर वो इतना ज़्यादा दबाव डालता है कि सबसे पहले सिर भारी करेगा। तो शरीर में हमारे जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उसमें एक में तो खून दौड़ता है, एक में फ्लूइड दौड़ता है। जैसे मुंह में पानी आता है, सलाइवा, लार बोलते हैं, आंसू आता है, पसीना आता है, यूरिन है, ये सब लिक्विड है। उसी तरह से एक लिक्विड होता है जो ब्रेन में होता है, उसको डोपामिन वगैरह कहते हैं। सलाइवा बोलते हैं लार को, वो भी पानी की तरह ही होता है। आंसू भी होता है, पसीना भी होता है, यूरिन भी होता है। सब कुछ कब केमिकल देखने में एक जैसा ही मिलता जुलता है, लेकिन सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। बॉडी की गंदगी होती है वो। तो वो बॉडी की गंदगी मतलब खून की गंदगी होती है। यूरिन से निकले, पसीना से निकले, सलाइवा से निकले, या थूक से निकले, कीचड़ से निकले, जैसे भी निकले। तो अगर हमारा खून की गंदगी निष्कासन प्रणाली से, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं, जैसे कमरे में खिड़की है, एग्जॉस्ट फैन है, जगह जगह से गंदी हवा, धुआं अगर आ जाए तो निकल जाती है। उसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो गंदगी को निकालते हैं। जैसे नाक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ऑक्सीजन भी जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में रोम छिद्र है, पोर्स बोलते हैं जिनको, जगह जगह से सांस, जैसे नाक लेती है हमारा शरीर, जगह जगह सांस लेता है, छोड़ता है, तो रोम कूप बोलते हैं उसको। वो भी हमारा झरोखा है शरीर का, तो उससे भी गंदगी निकलती है पसीने के रूप में। उसका कनेक्शन कहाँ तक होता है? जो खून दौड़ता है वो छेद वहाँ तक होता है। तो जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, खून जब दौड़ता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो खून के अंदर की जो गंदगी है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह या पस सेल्स हैं या जो भी बैक्टीरिया है, वो पसीने से निकलती रहती है। इसलिए जो व्यायाम करते हैं, नियमित पसीना निकालते हैं, उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उनके ब्लड में इम्प्योरिटी आ ही नहीं सकती। रोज़ गंदगी निकाल देते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं होते हैं। जो व्यायाम नहीं करते हैं और ऐसे खाना खाते हैं जो टॉक्सिस होते हैं या विषाक्त होते हैं, बासी खाना खाते हैं, सुबह का सब्जी शाम को गर्म करके खाते हैं, या फल कटा हुआ सुबह का शाम को खाएंगे, या बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोग करते हैं जिसके कारण खून में गंदगी इकट्ठी होती है। और वही जब एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो वही गंदगी खून में जब इकट्ठी हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी पैदा होती है। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, निष्कासन प्रणाली है, जो इसको एग्जॉस्ट फैन की तरह निकालने की प्रक्रिया, किडनी भी निकालती है यूरिन के थ्रू, मल मूत्र आंतों से निकलता है, और पसीना और श्वास, 4 तरह के हमारी गंदगी निकालने के रास्ते हैं। तो जब हम व्यायाम करते हैं या ऐसा खाना खाते हैं, जैसे गुनगुना पानी पीते हैं या लिक्विड लेते हैं, तरल पदार्थ में हम चाहे पानी लें, चाहे लस्सी लें, चाहे नारियल पानी लें, चाहे जूस लें, चाहे सूप लें, कोई भी तरल पदार्थ लेते हैं तो हमारी गंदगी निकालने में आसानी हो जाती है शरीर को। जो लोग पानी कम पीते हैं उनका पेशाब पीला होता है, मुंह से बदबू आती है, कब्ज हो जाता है, पाचन कम हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, चिड़चिड़ापन होता है, हाई बीपी होना, पाइल्स हो जाना, बहुत सारी बीमारियां होती हैं पानी की कमी से। तो इसलिए पानी का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग पानी पीते हैं, पानी में जितना भी लिक्विड चीज़ें हैं वो 6 लीटर होना चाहिए रोज़, क्योंकि हमारे शरीर में 6 लीटर खून है, उतना ही पानी हमको पीना चाहिए रोज़। जो लोग कम पीते हैं उनको प्रॉब्लम ज़रूर होती है। नेचुरोपैथी में इसलिए हम लोग लिक्विड पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो नेचुरोपैथी, वात पित्त कफ, मैं वात के बारे में बता रहा था कि वात की अधिकता होने से क्या बीमारी होगी? एक तो पाचन में प्रॉब्लम होगी, दूसरा आंतों में सूजन होगी, तीसरा पेट फूलेगा, सिर दर्द होगा, मस्कुलर पेन होगी, जोड़ों में दर्द होगा, इस तरह की समस्याएं होंगी। और पित्त की अधिकता हो जाए, पित्त कहते हैं एसिडिटी को, बाइल को, जो गाल ब्लैडर से सिक्रेशन होता है, वो एक पाचक रस है। जैसे हम खाना बनाते हैं, राजमा बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खिचड़ी बनाएं तो 10 मिनट में तैयार हो जाती है, क्योंकि राजमा इतना हार्ड रहता है कि उसको ज़्यादा आँच चाहिए, ज़्यादा देर तक कुकर में पकाई तो सीटी ज़्यादा लगेगी। दाल के लिए 3 सीटी में हो जाएगा, तो राजमा के लिए 6 से 9 सीटी चाहिए, मतलब इतना फ़र्क होता है। तो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उसको ज़्यादा आँच चाहिए तब वो गलेगा। उसी तरह से हम ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे समोसा है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, या नॉन वेज खाते हैं लोग, या ऐसी चीज़ें खाते हैं भारी खाना। तो जब हमारे शरीर में पेट में जाता है, तो पेट में जाते ही जब पेट भरता है तो उसका आकार बाहर आता है। जैसे आकार बाहर आता है, तो गाल ब्लैडर एक ऐसा हमारा अंग है कि जैसे पेट भर गया तो वो सक्रिय हो जाता है, मैंने उस पर प्रेशर पड़ा और बाइल का सिक्रेशन, जिसको बोलते हैं पित्त या अम्ल हैं, तो उसका क्या होता है, सिक्रेशन शुरू हो जाता है और वो आमाशय में आने लगता है।
और उसका काम क्या है, जैसे आँच पर पकता है खाना, वो जो भोजन हम खाए हुए हैं, चाहे सलाद है, चाहे सब्जी है, चाहे रोटी है, चाहे जो भी है, उसको गलाने लगता है। तेजाब है वो, एक्चुअली तेजाब, उसको गलाने लगता है। तो अगर हम हल्का खाना खाएं, खिचड़ी खाएं, सब्जी खाएं, सलाद खाएं, तो इतना जल्दी थोड़ा सा भी अगर उसमें पित्त आया, पाइल आया, वो गल के मैंने डाइजेस्ट होकर एकदम लगता है पेट खाली हो गया, भूख भी लगती है, अच्छा भी लगता है, खाना स्फूर्ति आ जाती है। लेकिन अगर पराठा खाए हैं, पूड़ी खाए हैं, कचौरी खाए हैं, समोसा खाए हैं, नॉन वेज खाए हैं, तो उसमें बाइल ज़्यादा इतना आ जाता है, पच तो भी जाता है, लेकिन इतना लेवल ज़्यादा एसिडिटी का हो जाता है कि खट्टी डकार आती है, छाती में जलन होने लगती है। और वो खाने में इतना मिल गया कि जब डिडोनम से होते हुए छोटी आंत में जैसे से आगे सरकता है, तो आंतों का क्या सिस्टम है कि जैसे हमारे शरीर में छेद है, आंतों में भी छेद है। जैसे आप देखे होंगे, समझाने के लिए, कोल्हू में जब सर्द हो जाता है तो खल निकलती रहती है, तेल जगह जगह से गिरता रहता है। समझाने के लिए आंतों में भी वैसे खाना सरकता रहता है, आगे पास होता रहता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, और रस उसका आंत एब्जॉर्ब करती रहती है, और उसी रस से खून बनता है। इसका चक्र है, अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद कहते हैं चर्बी को, मेद से अस्थि, अस्थि कहते हैं हड्डी को, अस्थि से अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं बोन मैरो को, अस्थि मज्जा से रज या वीर्य, स्पर्म या सीमन। महिलाओं में रज बनता है, पुरुषों में वीर्य बनता है। उसके बाद माने अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा से रज या वीर्य। रज या वीर्य को जैसे पानी तालाब में भरा हुआ, धीरे धीरे आप देखते हैं 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने सूख जाता है, वो कहाँ गया, भाप बन के उड़ जाता है। तो उसी रज और वीर्य का जो वाष्पीकरण होता है, समझाने के लिए सूक्ष्म रूप ले लेता है, ऊर्जा, एनर्जी, वो बनता है विचार, जिसको हम लोग मन कहते हैं। जैसे एक ही घर में माता पिता का एक ही संतान है, एक भाई बहन है, चाहे 2 भाई हैं, चाहे 2 बहन है, चाहे एक भाई एक बहन है, एक ही खाना, एक ही माता पिता, एक ही प्यार, एक ही संस्कार, एक ही परिवेश, लेकिन एक बच्चा कम बोलने वाला होता है, एक बच्चा ज़्यादा बोलने वाला होता है, एक बच्चा सहनशील होता है, एक बच्चा जिद्दी होता है, एक बच्चा माँ बाप का ध्यान रखता है, एक बच्चा कहता है ले लो सब्जी ला के रख दिया हूँ, फल ला के रख लिया हूँ। यानी एक बच्चा गुस्से वाला होता है, एक बच्चा जिम्मेदार होता है। देखे होंगे, जबकि एक ही खान पान, एक ही वातावरण, एक ही सब कुछ, एक ही संस्कार। कारण क्या है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो कहेंगे खाना तो एक ही मिल रहा है। खाने का मतलब नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में हम उसको बोलते हैं कि जो केवल प्लेट में खाते हैं, टेबल पर खाते हैं, वही खाना नहीं है। खाना वो तो है ही, लेकिन जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन का मतलब जितनी हमारी इंद्रियां हैं, जितनी सूक्ष्म या संवेदनशील इंद्रियां हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स, दूसरा है एक्टिव ऑर्गन्स, कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रिया में है हाथ, पैर, गुदा, मुख, उपस्थ। और ज्ञान इंद्रिया में क्या है, जो संवेदनशील है, चुपचाप काम करती है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। ये चलती नहीं है, लेकिन पूरा एब्जॉर्ब करती हैं, हर चीज़ को देखती रहती हैं, समझती रहती हैं, ब्रेन को रिपोर्ट करती रहती हैं। या ब्रेन को डायरेक्शन देता है तो अपने आप चुपचाप कान बिना हिले डुले अपना काम करता है, हाथ चल फिर के काम करता है, गुदा उपस्थ अपना कार्य करता है सक्रियता के साथ, पैर भी चल के करता है, लेकिन आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा अपनी जगह से काम करता है। तो जो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इनसे हम जो खुराक लेते हैं वो असली हमारी डाइट है, वो असली आहार है, वो असली मन को प्रभावित करता है असल में। तो अन्न की जगह हम जितने इंद्रियों से, हम आँख से हम रोज़ क्या देखते हैं। हमारे जो घर है, हमारे घर के सामने अगर कसाई की दुकान है, बकरी रोज काटता है, गाय काटता है, या किसी, मैंने उदाहरण दे रहा है, ऐसा क्रूरता का काम करता है, क्रूर बातें करता है, गाली गलौज करता है, ऐसे हम पड़ोस में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, तो क्या होगा, हम आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं, और ऐसी व्यवस्था कि हम उसको मना नहीं कर सकते। उसका काम है, उसका जगह है, उसका घर है। ठीक उल्टा ऐसी जगह हमारा घर है, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ केवल धार्मिक क्रियाएं, कोई दान पुण्य की बातें, क्षमा की बातें, अच्छे काम होते हैं, पुण्य का काम होता है, सात्विक काम होता है, आध्यात्मिक काम होता है, उसको हम सुबह से शाम तक देखते हैं। तीसरा, या तो इंटेलेक्चुअल बातें होती हैं, मैंने जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं। दूसरा कि हम कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, जहाँ हवन होता है या जहाँ बदबूदार वातावरण है, जहाँ प्राकृतिक छटा है, नदी है, हरियाली है, जहाँ शुद्ध वायु है, उसमें हम श्वास लेते हैं, उसमें हम सोते हैं, उसमें हम खाते हैं, उसमें हम रहते हैं। या ऐसे जहाँ दुर्गंध से, कार्बन से, पोल्यूशन से, प्रदूषण से भरा हुआ है, तो उसका असर और उसका असर अलग अलग होगा। तो नाक से, आँख से। तीसरा कान से हम क्या सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं कि 5 मिनट में ही वाह,
बातें सुन के बहुत ज्ञान मिला, या सुबह से शाम तक आपको ज्ञान की बातें मिलती रहती हैं, तर्कपूर्ण बातें मिलती हैं, तथ्यपूर्ण बातें मिलती हैं, नॉलेजेबल बात होती हैं, तो आपको क्या होगा, आपको व्यक्तित्व, आपका आहार, उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर, विचारों पर, आचरण पर, व्यक्तित्व पर आपका प्रभाव अलग पड़ेगा। उसी तरह से त्वचा का क्या है कि हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, सूती पहनते हैं, या सिंथेटिक पहनते हैं, या क्या पहनते हैं, या किस क्लाइमेट में रहते हैं, किस तापक्रम में रहते हैं, बर्फ जहाँ गिरती है वहाँ रहते हैं, जहाँ बहुत लू चलती है वहाँ रहते हैं, जहाँ संतुलित वातावरण वहाँ रहते हैं। हमारे शरीर के त्वचा को कैसा परिवेश मिलता है, उसका भी हमारे व्यक्तित्व पर, विचारों पर, आचरण पर, स्वास्थ्य पर, और उसका प्रभाव शरीर की जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ का प्रभाव क्यों पड़ता है, सुनने से, देखने से, सूंघने से और स्पर्श करने से। कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग ध्यान सुनेंगे कि क्यों प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए आप लोग कल्पना करिए कि आप लोग खाने के टेबल पर बैठे हैं, किसी होटल में या किसी अतिथि बन के किसी घर में गए, या अपने ही घर में भूख लगी है कि खाना मिलना चाहिए जल्दी से, टेबल पर बन गए, ये हो गया खाना लगने वाला है लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। तब तक आपने देखा कि टेबल पर नींबू रखा है और नमक भी रखा है, चाकू भी रखा, प्लेट भी रखा है। आपके मन में आया कि तब तक नींबू को काट के कुछ इसको ही समय पास करते हैं। कल्पना कीजिए आपने नींबू को बीचों बीच 2 फाड़ी कर दिया, उस पर नमक थोड़ा सा डाल दिया, उसके बाद कोई बर्तन है नहीं, मुंह में निचोड़ दिया, पूरा मुंह में नमकीन रस भर गया। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि मुंह में नमकीन नींबू का रस भर दिया आपने, उसको जीभ से चलाइए, जरा स्वाद लीजिए। अभी एक नींबू बचा हुआ आधा, उसको भी पूरा ऊपर करके उसको भी भर दिया आपने। हंसने की बात नहीं, कल्पना करिए कि मुंह में नींबू का नमकीन रस भरा हुआ है, स्वाद लीजिए, कैसा लग रहा है, मुंह में पानी आना चाहिए। हंसने की बात नहीं है, वास्तव में अगर नहीं आया जिसको पानी, जानते हैं 3 कारण से नहीं आया होगा। या तो नींबू को कभी चखा नहीं उन्होंने, या नींबू के बारे में जानते भी नहीं है, या ध्यान से सुने नहीं, या हाँ जी नहीं, अच्छा नहीं लगता होगा। नहीं, नफरत से नहीं होगा। अगर खाया होगा तो पानी आएगा, नफरत करे चाहे प्यार करे, पसंद नहीं है तो उसको महसूस नहीं, अगर खाया है तो नफरत कितना भी हो पानी आएगा। सुनिए, किसको और नहीं आओगा, नफरत से तो आएगा, नफरत से नहीं रुकेगा। जिसको किसको नहीं आया होगा, या किसको नहीं आया होगा, या तो नींबू के बारे में कभी जानता ही नहीं है, सुना ही नहीं, कभी चखा ही नहीं, या ध्यान से सुना नहीं। और चौथा कारण है कि एक होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, वो उसका फंक्शन शिथिल है, सामान्य नहीं है, उसको भी मुंह में पानी नहीं आया होगा। ऐसा कोई है? आया सबको होगा। अगर ऐसा है तो सोच लीजिए। अच्छा, जो हंसने की बात नहीं है, मुंह में पानी आ गया ना, ये तो असली था ना, और ना तो यहाँ नींबू है, ना तो किसी ने काटा, ना तो निचोड़ा। समझाने के लिए है कि केवल एक ग्रंथि सुना, केवल देखा भी नहीं, आंख ने भी नहीं देखा, हाथ ने भी नहीं काटा, किसी ने नहीं कुछ, केवल एक इंद्रिय कान ने सुना और सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो गई। ठीक उसी तरह से अगर आप कुछ कल्पना भी करते हैं ना कि मैं उसको मार डालूंगा, या गुस्सा आता है कि मैं उसको सजा दूंगा, तो आप चाहे सजा दीजिए चाहे मत दीजिए, या कोई जा रहा है उसको आप बुरी नज़र से देख रहे हैं, तो आपने कुछ बोला चाहे नहीं भी, कर पाए कि नहीं कर पाए, आपके जो अंदर की जहर आपने तैयार कर लिया, आपको पाप लग गया। आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं पाप लग गया। और ठीक उसी तरह से पॉजिटिव कि मैं किसी की सहायता करना चाहता हूँ, किसी बूढ़े की मदद करना चाहता हूँ, किसी गरीब की मदद करना चाहता हूँ, किसी को मैं क्षमा कर देना चाहता हूँ। अगर हृदय से कर दिया आपने, चाहे किया चाहे नहीं किया, अगर मन से स्वीकार हो गया, तो आपका जैसे लार आ गया था ना, वैसे हमारे शरीर में 108 ग्रंथियाँ हैं, वो सारा तत्काल काम करती हैं और वो सिक्रेशन हो करके। और सबसे बढ़िया बात क्या कि जो पानी आया था, किसी ने उठ के थूका नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा, वो पानी कहाँ गया। और वो हंसने की बात नहीं, समझने की बात है, वो पानी गया और जो भी हम पीते हैं, खाते हैं, वो जाके ब्लड में सेटल होता है। अगर आप जूस पीते हैं, चाहे आप चाय पीते हैं, चाहे जहर पीते हैं, चाहे शराब पीते हैं, चाहे अमृत पीते हैं, चाहे अच्छी चीज़ चाहे बुरी चीज़, जो भी पीते हैं, वो जाके ब्लड में सेटल होता है। उसके अंदर जो जो तत्व है
आंवले का रस पीजिए तो उसका असर होगा, चुकंदर का रस पीजिए तो उसका असर होगा, घी का, लौकी का पीजिए, करेले का पीजिए, जो भी पीजिए उसका असर ब्लड में जाएगा और ब्लड में मिल करके तत्काल या दूरगामी परिणाम उसका जरूर होगा। तो जो आपने, एक रिसर्च की बात बता रहा हूँ, जो आपने सुना एक नींबू खाया नहीं, लेकिन वास्तव रूप में एक नींबू का आपको लाभ मिल चुका है। एक नींबू में जो विटामिन सी होता है, जो जो तत्व होता है, उसका लाभ आपको मिल चुका है केवल सुनने से। यह है हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति का विज्ञान। कहते ना कि ये दवाई कोई देता है, डॉक्टर कहता है कि विश्वास कर लो। विश्वास नहीं, उसको समझ लो कि वाई, क्यों ये काम करेगी। चाहे छोटी हरड़ हो, चाहे मुलेठी हो, चाहे आंवला हो, चाहे सौंफ हो, चाहे जवाइन हो, चाहे हल्दी हो, चाहे दूब घास हो, चाहे व्हीट ग्रास जूस हो, चाहे मूली हो, चाहे जो भी हो, अगर आपको मालूम हो कि इसमें क्या क्या चीज़ है, पालक के पत्ते में क्या क्या चीज़ है, अगर आपको मालूम है, अगर आप खाते हैं तो निश्चित रूप से फायदा करेगा, क्योंकि सीधा जाके ब्लड में मिलता है। दूसरा अंतर क्या है कि एलोपैथिक दवाइयों में क्या कहते हैं डॉक्टर कि कोई भी दवाई पहले नाश्ता अच्छे से करके तब लेनी है। कोई भी दवा डॉक्टर देखेंगे एलोपैथिक दवाइयाँ खाली पेट नहीं खाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि लिवर खराब होगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी। कारण क्या है लॉजिक कि उसमें इतना स्ट्रांग ड्रग्स होते हैं, इतने स्ट्रांग केमिकल होते हैं कि अगर सीधा आप खाएंगे तो जाके सीधा डैमेज करेगा लीवर को, आंत को, डिडोनम को, अल्सर हो जाएगा। और ठीक उल्टा आयुर्वेद की कोई भी दवाई होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, खाली पेट लेना है। खाली पेट का मतलब कुछ ज़्यादा असर करेगी, और ज़्यादा असर करे और उसमें कोई डैमेजिंग इशू नहीं होता है, ना एलिमेंट होता है, ना तत्व होता है। इसलिए कोई भी आयुर्वेद की चीज़ें या प्राकृतिक चिकित्सा के, हम लोग कहते हैं अगर आपको नारियल पानी पीना है खाली पेट पीजिए, अगर आपको लौकी का रस पीना है खाली पेट पीजिए, आपको जूस पीना है खाली पेट पीजिए, आपको जो भी लेना है, हम लोग बोलते क्या है, खाली पेट पीजिए। तो चिरायता ही पीना है तो खाली पेट पीजिए, ताकि शरीर में ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाए। अंग्रेज लोग शराब पीते हैं खाना खाने के बाद, और भारतीय लोग शराब पीते हैं खाना खाने से पहले। कारण क्या है कि अंग्रेज लोग नशे के लिए नहीं पीते हैं, हमारे यहाँ के लोग नशे के लिए पीते हैं, और ये सोचते हैं कि खाने, जानते हो खाना खाने के बाद नशा नहीं होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद कोई भी चीज़ आप लीजिए, चाहे जहर लीजिए, चाहे अमृत लीजिए, उसका असर कम हो जाता है। और कोई भी चीज़ खाली पेट लेंगे तो उसका असर ज़्यादा होगा, ब्लड में ज़्यादा इफेक्ट होगा उसका। तो कोई भी दवाई हो, कोई भी ऐसा काम हो खाने पीने की चीज़ कि खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा असर करेगा। इसलिए प्राकृतिक चीज़ें, चाहे हम व्हीट ग्रास जूस बोलते हैं, पालक का रस बोलते हैं, सूप बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, या चिरायता बोलते हैं, या हल्दी बोलते हैं, या अदरक बोलते हैं, अजवाइन बोलते हैं, कोई भी दवाई ऐसी है कि हम लोग, चाहे पुनर्नवा हो, आप खाली पेट लीजिए, क्योंकि वो जाके ब्लड में मिलेगा, ब्लड में मिलकर अपना काम करेगा, और तथ्यपूर्ण और सूक्ष्मता से काम करेगा, और दूरगामी परिणाम होगा। तो एक तो हो गया वात, दूसरा होगा पित्त। पित्त की अधिकता से क्या होगा, अल्सर हो जाएगा, स्किन की प्रॉब्लम होगी, या हाई बीपी होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होंगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, आंतों में सूजन होगी, पाइल्स होगा, फिस्टुला होगा, इस तरह की बीमारियां होती हैं। अब पित्त की कमी, लाखों में कोई ऐसे होते हैं जिनका हाइपो एसिडिटी हो जाता है, पित्त बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है, उनको ना खाना पचता है, ना भूख लगती है, ना कुछ नहीं होता। तो वो, अगर उनको बीमारी ऐसी है तो उनको हम लोग ऐसी चीज़ देते हैं कि जिससे पित्त का सक्रिय हो जाए। पित्त बनाने वाली जो कौन बनाता है, गाल ब्लैडर, उसको सक्रिय किया जाए, ऐसी चीज़ देते हैं। तो हमारे में आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में, योग में क्या है, आहार ही औषधि है। हम कोई दवाई नहीं देते, हम कोई भी चीज़ ईटेबल, खाने के खाद्य पदार्थ ही देंगे कि ये खाइए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं प्रकृति के बीच में, सब में कोई ना कोई औषधीय गुणों से युक्त तत्व है, बस उसको जानना है। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, प्रकृति को पहले जानिए, अध्ययन करिए, जैसे तुलसी है, नीम है, हल्दी है, उसके बारे में पूरा वैज्ञानिक रूप से समझिए पहले कि हल्दी में करक्यूमिन होता है, या लहसुन में क्या होता है, तुलसी में क्या होता है, सौंफ में क्या होता है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन कीजिए पहले, उसमें केमिकल क्या क्या है। जैसे दवाइयों में क्यों भरोसा है, हर दवाई के ऊपर लिखा रहता है बोतल के ऊपर, ये इतना % ये है, इतना % एसिड है, इतना % ये है, इतना % प्रोटीन है, इतना % ये है। हमारे आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में अभी तक सिस्टम बना ही नहीं है कि वो लिख के दें, या कोई प्रामाणिकता नहीं है कि वो, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन हमारा जो मिशन है अभी, उस पर हम बाद में बात करेंगे कि इसको प्रामाणिकता देनी है, और प्रामाणिक है ये, बस ज़रूरत है कि इसका अध्ययन किए हुए जो कर चुके हैं लोग, उनकी ड्यूटी है
कि अनाड़ी लोगों को, अज्ञान लोगों को, नए लोगों को, नई पीढ़ी को उसको सिखाएं। तो उस पर विषय पर हम थोड़ा सा और चर्चा करें। जैसे विदेशों में हम लोग जाते हैं, मैं करीब 40 देशों में जा चुका हूँ। वहाँ का एक छोटा बच्चे को भी हम कहेंगे ना कि मड पैक करनी है, या अदरक का रस पिलाएंगे, या व्हीट ग्रास, गेहूं के हम लोग उगाते हैं पौधे इतने बड़े बड़े, उसको चटनी जैसा पीस के पानी में देते हैं। जिसको एनीमिया है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, तो कैंसर का मैं कीमो नहीं होने देता हूँ, अगर पता चल जाए तो। ठीक हमने कर दिया है कई लोगों को। तो दूब घास, आंवला, एलोवेरा और ये पेठे का रस, 5 दवाई है बस उसकी। 5 दवाइयों से दीजिए, कैंसर के कीटाणु जैसे कीमो में काटते हैं सारा चीज़ निकाल के, सारा तत्व केवल हड्डी और चमड़ी छोड़ के बाकी सब चीज़ निकाल देते हैं। कीमो में यही होता है, दवाइयाँ ऐसी दे दे के उसी चीज़ को हमारा प्राकृतिक चिकित्सा करता है। तो कीमो में क्या होता है कि बच्चा एकदम, बच्चा जैसे आयु हो जाती है, बच्चे जैसे समझ हो जाती है, डिप्रेस जैसे हो जाता है बच्चा, बच्चों जैसे बातें हो जाती हैं। लेकिन नेचुरोपैथी से जब हम लोग करते हैं तो कभी वो स्थिति आती नहीं है डिप्रेशन की, ना कमजोरी, ना बाल गिरते हैं। उन दवाइयों से बाल वाल सब झड़ जाते हैं पूरे शरीर के, फिर नया से सिरे से सब कुछ आता है। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आयुर्वेद में पहले चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ। कफ की कमी से क्या होता है, कफ की अधिकता से क्या होता है, अधिकता से क्या होगा कि जुकाम लग जाएगा। जरा भी आपने लापरवाही की, नहा के कपड़ा नहीं पहने, जो अधिकतर लोग करते हैं, नहा के यहीं तो रखा अलमारी में कपड़ा, ये तो बेडरूम रहा यहीं पहन लेंगे। बस नहाते समय सावधानी रखनी है कि आप नहाइए, वहीं पहनने वाला कपड़ा रखिए, तौलिया से शरीर को पोंछिए या गमछा से, और पोंछ के कपड़ा पहन के तब बाथरूम से निकलिए। उसका कारण क्या है कि थोड़ी देर में क्यों ठंड लग जाती है, एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि जब आप नहाते हैं तो बाथरूम जब बंद करके नहाते हैं तो हमारा शरीर की ये क्षमता है कि 3 फुट तक के दायरे को अपने टेम्परेचर से, उस हवा को अपने टेम्परेचर के अनुकूलन कर लेती है। जो टेम्परेचर हमारे शरीर का है वही टेम्परेचर की हवा आपके बाथरूम की बना लेता है 7 मिनट के अंदर। केवल 7 मिनट लगते हैं मैक्सिमम। और अगर आप नहा करके निकलते हैं तो बाथरूम से जैसे निकलेंगे तो वो हवा ठंडी है बाथरूम के, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर और बाहर की हवा का टेम्परेचर बिल्कुल टैली नहीं करता। उतने देर में आप सोचेंगे कि कपड़ा पहन लूँगा, उतने देर में एक्सपोजर हो चुका होता है। और अगर आप कपड़ा पहन के निकलेंगे तो हवा ठंडी हो चाहे गर्म हो, हमारे शरीर पर असर नहीं पड़ता है। खासतौर से चेस्ट को और पीठ को ढक के आना है कम से कम, अपर तो पहन के आना ही है। आप लोगों को देखना हो तो कभी नहा के कोई अगर निकले घर का, आपको तो नहीं पता चलेगा, कोई निकले, जैसे निकलता है उसके बाथरूम में जाइए, आपको लगेगा कि हाँ कितना फ़र्क है टेम्परेचर का। चाहे वो ठंडे पानी से नहा के निकला हो, चाहे गर्म पानी से नहा के निकला हो, चाहे नॉर्मल पानी से नहा के निकला हो, आप लोगों को ये चीज़, क्योंकि टेम्परेचर हमारा बॉडी अपने आप मेंटेन कर लेता है, मैनेज कर लेता है। तो इसलिए जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो तो ज़रूरी करें, जिनको नहीं भी है वो लोग भी आदत डालें, कितनी भी गर्मी हो बिना कपड़ा पहने बाथरूम से नहीं निकलना चाहिए, तो आपका कफ की बीमारी कभी नहीं होगी। और कफ की अधिकता से क्या क्या होता है, अस्थमा होता है, गला खराब होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, ब्रोंकल ट्यूब में इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, फेफड़े की सारी बीमारियां होती हैं। और कमी हो जाए तो क्या होगा, लुब्रिकेंट, हमारे जोड़ों में कफ, हाँ हर जगह लुब्रिकेंट चाहिए, जो मूवमेंट होती है हमारे शरीर में, जिसको बोलते हैं ना ग्रीस कम हो गया, ग्रीस ज़्यादा हो गया, वो लुब्रिकेंट म्यूकस होता है, उसकी कमी हो जाने से स्टिफ बॉडी होगा और 3 तरह की बीमारियाँ होंगी। वो यूरिक एसिड से भी बढ़ती है, कफ की कमी से भी होती है, जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस। 3 तरह की होती है, एक होती है जनरल आर्थराइटिस, दूसरा होता है एंकोलाजिंग आर्थराइटिस, तीसरा होता है रिमेटिक आर्थराइटिस। तीनों आर्थराइटिस में कोई ना कोई एक होगी कफ की कमी से। तो उसको पूरा करने के लिए हमें ये नहीं कि ठंडा चीज़ पीना है, कफ बनाना है, हमें वो चीज़ लेना है जिसमें लिसलसा पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि जिसमें तेल होता है, जैसे अखरोट है, मूंगफली है, सूरजमुखी है, अलसी है। अलसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैक्स सीड। हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी, अमेरिका में 3 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच $1 का पाउच मिलता है। $1 माने 80 रुपया कम से कम, और हमारे यहाँ 80 रुपये में 1 किलो तक मिल सकती है, आधा किलो तो कम से कम मिलेगी। और उस अलसी का ये खासियत है कि उसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3, ओमेगा 6 2 चीज़ होती है जो वेजिटेरियन में केवल अलसी में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर अखरोट होता है,
तीसरे नंबर पर सूरजमुखी का बीज होता है। तो अलसी का बीज अगर कोई खाता है, लेकिन खाने कैसे है, कई लोग दुकान से खरीदते हैं, वो रोस्ट करके पूरा पैकिंग के साथ देते हैं। भुना हुआ नहीं खाना है, बाजार का नहीं लेना है। वहाँ जहाँ चावल दाल बिकता है, अनाज बिकता है, वहाँ से मिलती है अलसी। कच्ची लीजिए और उसको चबाइए, दांत अगर तो इतना चबाइए कि एक एक दाना खूब लिक्विड बन जाए, उसमें सलाइवा मिल जाए, और सलाइवा के साथ आप पी जाइए उसको, इतना चबाइए कि पी जाइए। रोस्टेड अगर आप लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रोस्टेड का मतलब भुना हुआ। भुने हुए को लेने से क्या होगा, अगर बहुत सिंपल अंतर है कि अगर कच्चे हुआ का बोएंगे फिर खेत में चाहे गमले में, तो उसमें से अंकुर निकलेगा, उसमें से जीवन है। भुने हुए को बोएंगे तो कहाँ से निकलेगा, उसमें लाइफ है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। तो जो जिस चीज़ के लिए हम खा रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, वो भुना हुआ केवल स्वादिष्ट लगता है। कई लोग उसको भून के पाउडर बना के दही में डालते हैं, पराठा में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, वगैरह वगैरह। भुना हुआ किसी को सलाह नहीं देना है। कच्ची अलसी खाइए। अलसी में एक और खासियत है कि दुनिया के सारे विटामिन जितनी होती है, ए बी सी डी के जितने भी विटामिन होती है, सब उसमें पाई जाती है। तो अलसी सबको बोलिए कि सब लोग खाएं, सस्ता, इससे सस्ता कोई उपाय नहीं। तो और नॉन वेज में मछली के तेल में पाया जाता है ओमेगा 6 ओमेगा 3। तो हम मछली का तेल क्यों लें, हम अलसी खाएंगे, सूरजमुखी के बीज लेंगे, अखरोट को लेंगे। और बात पित्त कफ, पित्त को मैं बता दिया कि अधिक है तो क्या करना है, पानी खूब पीना है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जैसे खीरे का रस, नारियल पानी, लस्सी, और कुछ नहीं मिले तो गुनगुना पानी। गुनगुना पानी लेंगे, कितनी भी एसिडिटी बन रही हो, गुनगुना पानी दिन में 6 गिलास पीजिए। और सावधानी रखने के, खाने के बीच में नहीं पीना पानी, खाने के तुरंत पहले नहीं पीना है, तुरंत बाद नहीं पीना है, खाने के आधे घंटे बाद और खाने से आधे घंटे पहले तक, दोनों खाने के बीच में खूब पानी इतना पीजिए कि ब्लडर इतना फुल हो जाए कि लगे कि अब यूरिन पास करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, रोक नहीं पाते। इतना पानी पीजिए। दिन में अगर 2 बार ऐसा होता है तो किसी को पाइल्स नहीं हो सकती, किसी को स्किन प्रॉब्लम नहीं हो सकती, किसी को जॉइंट पेन नहीं हो सकती। महिलाओं की बहुत सारी बीमारियाँ, यूट्रस में सिस्ट हो जाता है, या फेवरेट्स हो जाते हैं, या पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। पुरुषों में बहुत सारे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर फैटी हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, सिर दर्द हो जाता है, जुकाम हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। 17 बीमारी का इलाज है कौन, गर्म पानी। इससे सस्ता कोई उपाय नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी के लिए मना नहीं है, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे कैंसर पेशेंट हो, चाहे अस्थमा का, चाहे थायराइड का, चाहे हाई बीपी, लो बीपी, किसी पेशेंट के लिए गर्म पानी आंख बंद करके दीजिए। फ्लैक्सीड कुछ चीज़ ऐसी है जो सबको दीजिए, फ्लैक्सीड, गर्म पानी, गुनगुना पानी, कच्ची हल्दी, अदरक। कई लोग बोलते हैं अदरक गर्म होता है, कच्ची हल्दी गर्म होती है। कुछ गर्म नहीं होता है, ना कुछ ठंडा होता है। प्रकृति की जो भी चीज़ होती है ना गर्म होती है ना ठंडा होती है। कोई कहे बहुत गुस्से वाले हैं, कोई कहे बहुत अच्छे हैं, कोई गुस्से वाला नहीं होता। कोई कितना भी गुस्से वाला है उसको प्यार से निवेदन करिए कि मुझे प्यास लगी है। आप अनजान से अनजान है, अगर आप हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करेंगे तो कितना भी गुस्से वाला होगा, कितना भी क्रूर होगा, पानी देगा। प्रकृति का भी यही नियम है। अगर आप उसको तल देंगे, भून देंगे, जला देंगे, पका देंगे, तब उसका नेचर हो जाता है, क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है और गर्म तासीर हो जाता है। उदाहरण के लिए 3-4 उदाहरण दूंगा। कच्चा आलू पहले बरनाल वगैरह हमारे यहाँ नहीं होता था, ना कोई जलने की। जब जल जाता था तो कच्चे आलू को कूट के चटनी जैसा पीस दीजिए। पहले मिक्सी नहीं होता था, सिलवटे में पीसते थे या उखली में कूट देते थे, और उसको लगा दीजिए। कितना भी जलन हुई, कितना भी जल रहा हो, तुरंत ठंडा, बर्फ की तरह ठंडा देता है, ठंडा तासीर। देखिए उसी आलू को अगर आप भून दीजिए, उसी को तल दीजिए, उसी को पका दीजिए, उसका तासीर गर्म हो जाता है। दूसरा, हल्दी को, कच्ची हल्दी को पीसिए, उसका पेस्ट बनाइए और गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में उसको घोल के पीजिए, उसका तासीर ठंडा होता है। किसी को 10 बार भी लूज मोशन हुआ हो और इतना ज़्यादा मोशन हो गया कि आंतों में एक छाले पड़ जाते हैं, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं, आंतों में इतना दर्द होने लगती है, तो अगर कच्ची हल्दी पिला दीजिए उसको 2 से 3 बार, 10 मिनट में जलन खत्म हो जाएगी और जो छाले पड़े हुए हैं ट्रैक में जाके एकदम छालों को ठीक कर देगा आधे घंटे के अंदर। हल्दी में करक्यूमिन की एक खासियत है। देखिए उसी हल्दी को अगर आप पका देते हैं, मसाले बना के डाल देते हैं, तल देते हैं, भून देते हैं, उसका तासीर गर्म होता है। इसलिए जिसको चोट लगती है या कहीं सूजन होती है, दर्द होती है, तो हल्दी को गर्म करके लगाया जाता है, पका के लगाया जाता है ताकि वो गर्मी दे। और पेट में दर्द हो, पेट में प्रॉब्लम हो, लूज मोशन हो, पाइल्स हो या हाई बीपी हो, तो हम कच्ची हल्दी कच्चे पानी में यानी ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में पिलाते हैं, तो तासीर उसका ठंडा भी है, गर्म है। उसी तरह से दूध को खूब बॉयल करिए, कितना भी बॉयल कर लीजिए,
लेकिन उसको रख दीजिए और बॉडी टेम्परेचर का हो जाए, उसको पीजिए, उसका तासीर ठंडा होता है। लेकिन दूध को गरम गरम पीजिए, उसका तासीर गर्म होता है। चौथा है घी का तासीर बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसका खाने का तरीका है, अगर आप उसको तरल पदार्थ में लीजिए, जैसे दाल में लीजिए, जैसे दूध में लीजिए, जैसे गर्म पानी में लीजिए, तो क्या होगा, उसका शरीर एब्जॉर्ब करेगा, शरीर उसकी ताकत को एब्जॉर्ब करेगी, और जो फैट है वो एकदम से बाहर निकलेगा। लिक्विड के साथ क्या होता है कि जब आप रोटी खाते हैं वो 24 घंटा, 8-6 घंटे से 24 घंटा शरीर में बाहर निकलने लगता है। अगर आप पानी पीजिए तो 45 मिनट से सवा घंटा से 1.5 घंटा लगता है। पानी पीजिए, 1.5 घंटे बाद पेशाब से बाहर निकलना ही पड़ेगा, उसका इतनी यात्रा है। तो लिक्विड में लेने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो जल्दी से जल्दी उसका तत्व बॉडी ग्रहण कर लेती है और वेस्ट मटेरियल को फ्लैश आउट कर देती है, फालतू चीज़ें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि लिक्विड में जो भी चीज़ लेंगे, आंतों में जो छेद है उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। इसलिए हम बोलते हैं अंकुर खाइए, चाहे बादाम खाइए, चाहे मसाला खाइए, चाहे फल खाइए, चाहे सलाद खाइए, चाहे रोटी खाइए, चाहे दाल। हम लोग नेचुरोपैथी में बोलते हैं खाना को पियो, मैंने रोटी को इतना चबाइए कि आप पी सकते हैं, और पानी को खाओ कि पानी को इतना मुंह में रखिए कि मुंह में जो सलाइवा था, लार था, उसमें पानी में मिल जाए, मिलते ही वो पाचक रस बन जाता है, वो कभी इंडाइजेशन नहीं होगा। तो जो भी पानी रुक रुक के पिएगा, मुंह में थोड़ा देर रोक के, वो कभी भी उसको अपच की बीमारी नहीं होगी, कभी गैस की बीमारी नहीं होगी, कभी अपच, कब्ज और वायु विकार, तीनों, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। केवल पानी ठीक कर लीजिए, पानी पीना और खाना को। तो एक तो कोई भी खाना खाइए लिक्विड में लीजिए। तो घी को अगर आप लिक्विड में लेते हैं तो घी की जो शक्ति है, वीर्यवर्धन, ऊर्जावर्धन, शक्तिवर्धन, मस्तिष्क वर्धन, उसमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। जो भी घी मक्खन खाता है, आजकल एलोपैथ वाले एक मुहिम चलाए हैं कि दूध मत पियो, घी मत खाओ। शहरों में, महानगरों में नई पीढ़ी को यही समझा दिया गया है कि दूध मत लेना, क्योंकि गाय को टॉर्चर करके दूध निकाला जाता है, और गाय को बछड़े का हिस्सा है, दूध है, इसलिए गाय नहीं पीना, दूध नहीं पीना है। और नई पीढ़ी, लड़के लड़कियां दूध ही पीना बंद कर दिए हैं। बहुत बड़ी साजिश है ये। दूसरा, घी नहीं खाना है, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। घी दूध जरूर खाना है और सबको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि दूध और घी में जो तत्व है दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। बस दूध क्या है, बछड़े का हिस्सा है जरूर, लेकिन बछड़े को इतना पता है, जो गाय 5 किलो दूध दे रही है, अगर 5 किलो बछड़ा पी लेगा तो बीमार होकर मर जाएगा। इसलिए उसको तो उतना दूध दीजिए, बछड़े का हिस्सा जरूर दीजिए, लेकिन बाकी दूध उसका क्या है, एक हार्मोन है गाय का, खुश होकर देती है, तो उसको जरूर लेना है। और घी को भी जरूर खाना है। घी उसके लिए मना है जो कोई व्यायाम नहीं करता है, कोई शारीरिक काम नहीं करता है, पसीना नहीं निकालता है, उसके लिए घी खतरनाक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बनेगा, उसको फैट बढ़ेगा। घी खाने वाला अगर खूब एनर्जी बर्न करता है, मैं अपने घर में रोज़ 50 ग्राम घी खाता हूँ, दाल में डाल के। सब्जी में नहीं डालना है, चपाती में नहीं लगाना है, सॉलिड में नहीं लेना घी, लिक्विड में लेना है। मैंने ठोस चीज़ों में घी नहीं मिलाना है, चावल में नहीं मिलाना है, ना पराठे में मिलाना है, ना पूड़ी खाना है, ना समोसा खाना है, ना कचौरी खाना है। घी को कैसे खाना है, दाल में, दूध में, पानी में या सूप में, लिक्विड चीज़ों में, तरल पदार्थ में, तो आपको ताकत मिलेगी, कभी फैट नहीं होगा, बल्कि फैट दूर हो जाएगा। गर्म दूध, जिसको वजन कम करना हो, 2 चम्मच घी, बड़ा बड़ा चम्मच, 1 गिलास गर्म पानी में रात को भोजन के 1 घंटे बाद पिलाइए, उसका वजन देखिए कैसे कम होता है। तो घी वजन कम करने का रास्ता है, वजन बढ़ाने का नहीं। ऊर्जा को बढ़ाने का रास्ता है, ऊर्जा को कम करने का नहीं। हमारे शरीर की क्षमता को बढ़ाने का रास्ता है, शरीर की क्षमता कम नहीं होती है। तो वात, पित्त, कफ अगर ज़्यादा है तो क्या लेना है, कम है तो क्या लेना है, हमारे डाइट में ही औषधियाँ, किचन में ही हमारा उपाय है। जैसे उदाहरण के लिए, किसी को गैस ज़्यादा बनती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तीनों को संतुलित करती हैं, जैसे अदरक, हल्दी, छोटी हरड़, चिरायता और गिलोय, सनाई पत्ता। ये चीज़ें अगर आप लेते हैं, इनमें से कोई एक लेना है, सब कुछ नहीं लेना कि ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना। ये उस तरह से है जैसे कपड़ा पहनते हैं, एक कुर्ता पैजामा होता है, एक पैंट शर्ट होता है, कोट टाई होती है, एक धोती कुर्ता होता है, एक वैसे परिधान है। हाँ, पानी रख दी, थैंक यू। तो एक साथ आप कोट पैंट भी, कुर्ता पैजामा भी, सब कुछ नहीं पहनना है, एक समय में एक चीज़। भोजन का भी वैसे है कि एक समय में दवाई के रूप में ले रहे हैं, चाहे खाने के रूप में ले रहे हैं,
एक समय में एक चीज़, तभी शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा। कई लोग क्या करते हैं, सब्जियां 3 तरह की सब्जी खाते हैं, सलाद में बहुत सारा चीज़ मिला लेते हैं, या फलों में जब बनाते हैं तो 4 फल मिला के उसमें नमक मसाला डाल देते हैं, या जूस में भी कई लोग मिक्स जूस पीते हैं। ये सब गलत है। उसी तरह से उदाहरण के लिए कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं या कोई भी इंटरव्यू लेता है तो एक एक कैंडिडेट को बुलाता है, पूछता है आपका नाम क्या है, पढ़ाई क्या की है, क्या क्या किए हैं, तो उसके बारे में समझ जाता है कि हमारे काम का कितना है। लेकिन अगर इंटरव्यू में 5 को इकट्ठे बुला लिया जाए, वो अपना बताएगा, ना सुन पाएंगे ना बता पाएगा, तो हमारे शरीर में एक समय में पचाने के लिए एक रस निकलता है, यानी एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है। प्रकृति का ही प्रक्रिया है। तो अगर आप नमकीन खा रहे हैं तो उसका सलाइवा निकलेगा, अगर मीठा खाना है आपको बता दिया गया कि ये बन रहा है, हम खीर ला रहे हैं, चाहे भिंडी की सब्जी ला रहे हैं, चाहे करेले की सब्जी ला रहे हैं, चाहे घी की सब्जी है, चाहे दाल है, चाहे पराठा है, चाहे जो भी खाना है, तो आपके मुंह में पानी उसी चीज़ का आता है जो आपने सुन लिया, यानी डाइजेशन शुरू हो गया। डाइजेशन आपके मुंह से शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन जब शुरू हो जाता है, सुनने के बाद ही सलाइवा आने लगता है और वही चीज़ आता है तो आप खाते हैं, तो आपको शरीर में पचने में भी दिक्कत नहीं होती है, स्वाद भी लगता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर एक साथ 3 चीज़ें रख दी गई हैं, 3 फल, 3 सब्जियां, 3 तरह के, तो क्या होगा, हमारा शरीर में एक साथ 3 तरह की चीज़ें नहीं, बॉडी उसको खा तो लेते हैं, पेट भी भर गया, स्वाद भी मिला तरह तरह का, लेकिन बॉडी उसको ना एब्जॉर्ब कर पाती है ना। और दूसरा लॉजिक क्या है कि जब आप जूस बनाते हैं या सूप बनाते हैं, कई चीज़ों को मिला देते हैं, तो कोई अमरूद है, संतरा है, अंगूर है, अनानास है, सेब है, मौसमी है, जो भी चीज़ है, 4-5 फल मिला दिया आपने, अनार का अलग केमिकल है, गाजर का अलग केमिकल है, अमरूद का अलग केमिकल है, सब मिल करके उसको एक दूसरे को डैमेज कर देता है। और डैमेज करने के बाद वो सब पानी के जैसे, एक गिलास पानी पी लिया आपने। साइकोलॉजिकल ये हुआ कि हम जूस पीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ, कोई चावल और दाल खाता है और रोज खाएगा चावल दाल केवल, तो कुछ दिनों के बाद उसको पाचन की समस्या हो जाती है, कब्ज की समस्या हो जाएगी, पाइल्स तक हो जाएगी, बहुत सारी चीज़, क्योंकि लोग समझते हैं कि लाइट होता है, हल्का होता है चावल दाल, लेकिन अब बहुत सारी बीमारियां होने की शंका हो जाती है। लेकिन उसी चावल और दाल को आप सुने होंगे डॉक्टर बोलता है कि खिचड़ी खाओ, हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं खिचड़ी खाओ, हमारे नेचुरोपैथी में बोलते हैं खिचड़ी खाना सबसे अच्छा होता है, कोई भी बोलता है, एलोपैथ वाले बोलते हैं, अगर ज़्यादातर तो ध्यान नहीं देते भोजन पर, लेकिन कई बार आजकल सलाह देते हैं खिचड़ी खाओ। खिचड़ी खाना क्या अच्छा होता है, क्योंकि जब पकाते हैं खिचड़ी को, दाल और चावल डाल देते हैं, तो जब पकता है, दोनों को आंच लगती है, तो दाल जो है हाई प्रोटीन है, रिच प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चावल में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर चावल अलग से पकाते हैं तो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट 100% है, दाल को अलग पकाते हैं तो प्रोटीन 100% विद्यमान है। लेकिन जब पकाते हैं, दोनों एक साथ पकता है, तो पकते समय जैसे बताया, जूस एक दूसरे को डैमेज करता है, प्रोटीन डैमेज करता है कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च डैमेज करता है प्रोटीन को, और लड़ाई होते होते, संघर्ष होते होते 80% उसका डैमेज होता है, 80% उसका स्टार्च डैमेज होता है। फायदा क्या हो जाता है, 20% ही हमारे लिए शरीर को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, और वो एकदम उपयुक्त भोजन होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, बल्कि दवाई हो जाती है। कितने भी पुरानी सी बीमारी, आपकी पाचन की बीमारी हो, जोड़ों का दर्द हो, ब्लड प्रेशर हो, अनिद्रा हो, सिर दर्द हो, कोई भी दुनिया की बीमारी हो, अगर आप खिचड़ी हफ्ते में केवल 2 दिन खाना शुरू कर दीजिए, अगर रोज 40 दिन खा लीजिए, तब तो जड़ से बीमारी दूर हो जाएगी। कोई भी बीमारी, 1-2 नहीं, खिचड़ी केवल 40 दिन खा के देखिए, रात को दुनिया की कोई बीमारी को दूर करने की शक्ति है, क्योंकि वो भोजन हमारे शरीर के सिस्टम को इतना अच्छा कर देता है कि सिस्टम के खराबी कारण ही बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है अंग्रेजी में, चाहे नहीं, थैंक यू, बीमारी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजीज। डिजीज का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं डिस ईज, DIS ईज का मतलब सहज, सामान्य, आरामदेह, सुखद। डिस का मतलब सहज नहीं, असहज, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में हैं। तो डिजीज का मतलब होता है हम असहज हैं, असामान्य। तो डिजीज क्यों होता है, जब हमारे शरीर में कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वो ईजीनेस को ख़त्म कर देती है, हम अनईजी हो जाते हैं, डिसीज हो जाते हैं, यानी बीमार हो जाते हैं। और उसी बीमारी के जो कारण हैं उनको समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 लोग मिलकर बात कर रहे हैं,
और डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या होगा, उन दोनों को धीरे से बाहर कर दिया जाए तो शांति अपने आप हो जाएगी। तो हमारे बीमारी का कारण क्या है? विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन्स या एक्सेसिव ऑफ एनी टॉक्सिन, जैसे पित्त ही ज़्यादा हो जाए, वात ही ज़्यादा हो जाए, कफ ही ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम निकाल देते हैं। निकालने का काम कौन करता है? एक तो खाने में खिचड़ी, दूसरा अदरक। आपको कोई बीमारी हो दुनिया की, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लीजिए, कच्चे अदरक, और उसका छिलका हटाइए, और शुरू में और थोड़ा ले लीजिए, आधा, उससे भी आधा ले लीजिए, और मुंह में खाली पेट रखिए, और एक जगह मत रखिए और चबाइए एकदम से मत, थोड़ा 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 उसको कुतरते जाइए, मुंह में चलाते रहिए, थोड़ा कुतरते जाइए, और उसको सलाइवा के साथ पूरा उसका रेशत्व को भी चबा जाइए। आप देखेंगे कि क्या होगा, बलगम आपको नहीं मालूम था कि बलगम है, लेकिन बलगम निकालेगी वो, बलगम मुंह में आएगा, आपको थूकना पड़ेगा। ऐसे महसूस होगा कि बलगम है, थोड़ा सा हल्का से करेंगे, पूरा बलगम ब्रोंकल टिप्स में, कितना भी सूखा बलगम हो, 20 साल पुराना भी सूखा हो, ब्रोंकल टिप्स होता है जैसे हमारे शरीर में बाल है ना सिर में, वैसे फेफड़ों में छेद होते हैं, लंबे लंबे ट्यूब होते हैं इंजेक्शन की तरह, ठीक है, और पतले पतले होते हैं बाल की तरह, उसके अंदर भी छेद होता है, उसी छेद से होकर हवा जाती है जब हम सांस लेते हैं, उसी में धूल भर जाए, म्यूकस भर जाए तो सांस की तकलीफ हो जाती है। जैसे कोई जाली है, उसमें अगर धूल भर जाए, बंद हो जाए, तो हवा आनी बंद हो जाती है, तो कितना % ब्लॉकेज है, उतने % हमारे ब्रोंकल ट्यूब्स में ब्लॉकेज, म्यूकस आ जाए, धूल आ जाए, डस्ट आ जाए, तो वो सांस की तकलीफ होती है। तो उसके अदरक क्या करता है, उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं जेजराल। ये अनुसंधान की बात बता रहा हूँ। जेजराल ऐसा केमिकल है जो किसी भी अनवांटेड चीज़ को, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, वो रहने नहीं देता है, और मुंह में खाली खाइए और पूरे शरीर के कोने कोने तक उसका असर पहुंच जाता है, अंदर ही अंदर उसकी इतनी क्षमता है। जैसे आप लोग समझाने के लिए कि बाथरूम में पानी से नहाने के बाद देखेंगे गीला है, आप 1 बूंद तेल डाल दीजिए सरसों का, आप देखेंगे पूरे बाथरूम तक वो फैल जाएगा, 1 बूंद तेल, कभी करके देखिए। यानी उसके अंदर इतनी क्षमता है कि गिरेगा 1 बूंद और पूरा सरफेस को, पूरा धरातल को वो अपने महत्व को, अपने उसमें प्रभावित कर देता है। जेजराल भी वैसे है। इंजेक्शन में जितने भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, सब में जेजराल होता है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, वो सिंथेटिक होता है, अप्राकृतिक जेजराल होता है, फिर भी वो काम करता है। तो अगर अदरक आप खाएंगे तो चाहे गैस बनी हो, चाहे पित्त बना हो, चाहे कफ हो, तीनों को अनुमति नहीं देगा शरीर में रहने की। और कुछ ही दिनों के बाद आपको लगेगा जोड़ों का दर्द भी ठीक हो रहा है, थायराइड भी ठीक हो रहा है, सिर दर्द भी ठीक हो रहा है, हाई बीपी भी ठीक हो रहा है, अपच भी ठीक हो रहा है, वायु विकार भी ठीक हो रहा है, एसिडिटी भी ठीक हो गई। यानी 3 बीमारियों का 3 कारण, वात, पित्त, कफ का कुपित होना, अदरक से दूर हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर। तो अदरक का टुकड़ा। दूसरा हल्दी, एक लेना है कोई चीज़। तीसरा गर्म पानी, सुबह सुबह 3 गिलास पीजिए, देखिए उसका चमत्कार। चौथा है कि छोटी हरड़। छोटी हरड़ के बारे में कहा गया है कि मोटी दातुन जो करे नीत हर्रे खाए, अब बासी पानी जो पिए तागर वैद्य न आए। बीमारी होगी ही नहीं तो वैद्य क्या करेंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन हरड़ खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि वो बहुत स्ट्रांग उसका केमिकल है, उसके अंदर भरा हुआ है। जैसे आंवला है ना, उसमें विटामिन सी ठूस ठूस के भरा हुआ है। 10 नींबू में को मिलाकर जितना विटामिन सी होता है, 1 आंवले में उतना विटामिन सी होता है। तो अगर 10 नींबू की जगह 1 आंवला खाइए तो आपको विटामिन सी, उसमें दूसरा होता है फोलिक एसिड, आयरन एंड फाइबर। 4 चीज़ें होती हैं जो दुर्लभ होती है और चीज़ों में, किसी फल और सब्जी में नहीं होती हैं। प्रकृति का कमाल यही है कि एक चीज़ ऐसी बनाई है, एक एक चीज़ को, करेला में, लौकी में, आपके अदरक में, आपके हल्दी में, आपके सौंफ में, आपके अजवाइन में, आपके जीरा में, आपके मुलेठी में, गिलोय में, हर चीज़ में ऐसी चीज़। जामुन है, जामुन अगर साल में केवल 7 दिन खा लीजिए, केवल 7 दिन जामुन साल में खा लीजिए, आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होने देगा, कभी भी लीवर फैटी नहीं होने देगा, कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होने देगा। जामुन का जो फल है उसमें प्रकृति ने ऐसी चीज़, उसी तरह सतूत है, साल में केवल 7 दिन खा लीजिए। बेल है, केवल 20 दिन या 21 दिन बेल सीजन में खाइए, केवल 21 दिन खाइए, आपको फैटी लिवर, हाई बीपी, मोटापा कभी नहीं होने देगा। तो प्रकृति माँ ने हमारे को इतनी चीज़ें दी हैं जिसको कहते हैं सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हमको मालूम नहीं है, हम अनजाने में वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं। नहीं तो प्रकृति माँ हमारा, हम लोग कहते हैं गॉड, नेचर एंड मदर। प्रकृति माँ, माँ और ईश्वर, जिस रूप में भी आप स्वीकार करें, तीनों एक ही हैं, जिसमें भी आपको स्वीकृति हो।
तीनों का क्या एक रूल कि तीनों ने हमें पैदा किया। अगर माँ नहीं होती तो हम पैदा नहीं हो सकते, ईश्वर नहीं होते आध्यात्मिक रूप से ले लीजिए तो भी हम पैदा नहीं हो सकते, या प्रकृति के 5 तत्व नहीं होते तो भी हम नहीं पैदा हो सकते। तीनों का एक समानता है, तीनों में से जिसको भी आप मानते हैं। दूसरा गुण है कि तीनों इस दुनिया में आने से पहले हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करते हैं। तीनों सेल्फलेस, निःशुल्क हमें सब कुछ प्रमाण देते हैं, सुविधा देते हैं। तीनों का एक अनुशासन है, रूल रेगुलेशन है कि अगर आप उनका सम्मान करेंगे। समय हो गया लगता है। हाँ सर, समय के साथ बच्चे एक्चुअली जो जाना है, तो कोई अगर सवाल है तो बताइए। हाँ, सवाल लेना चाहे तो। हाँ, और आप अपना कंप्लीट कर लें। नहीं हो गया कंप्लीट। हमारा जहाँ कहिए वहीं कंप्लीट होता है, हमारा अंत कोई नहीं है, जहाँ कहेंगे वहीं आप लोग प्रश्न कीजिए, अपने आप अंत हो जाएगा। हाँ, जिसके मन में प्रश्न सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला कि मिक्स फ्रूट नहीं खाने चाहिए या फिर जूस मिक्स नहीं पीना चाहिए, लेकिन अक्सर अपन वीडियो में देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि ये इसके साथ मिला के ये खाओ या फिर मतलब तो ज़्यादा फायदा करेगा। बैठ जाइए, बहुत अच्छा सवाल है। टीवी में आता है माजा पीजिए और स्फूर्ति आ जाएगी, मैगी खाइए, रोज खाए, अंडे संडे हो या मंडे। तो जब आप प्रचार के देखेंगे या विज्ञापन का देखेंगे या सोशल मीडिया का देखेंगे, व्यापारियों का देखेंगे, वो तो आपको उकसाता है कि आप गलती करो, हमारी मार्केटिंग बढ़ेगी। आप उस पर मत जाइए, प्रकृति के नियमों पर जाइए। प्रकृति का नियम है कि आप मिला के खाएंगे तो कभी भी स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। और जितने भी योगी ऋषि मुनि हुए हैं, अगर कहानी सुने होंगे तो जो वास्तविकता है, हमने तो नज़दीक से देखा है, क्योंकि मैं 7 साल जंगलों में रहा, बिना मालूम ही नहीं कि कहाँ था। मैं उनके नज़दीक रहा हूँ, देखा हूँ, उनसे सीखा हूँ। उन लोगों का ना कोई डाइनिंग टेबल होता है, ना कोई फ्रिज होता है, ना कोई शोरूम से लाते हैं, जो मिलता है वही खाते हैं। एक टाइम में एक ही चीज़ मिलता ही उनको, और यही कारण है कि वो लोग स्वस्थ रहते हैं, जीवित रहते हैं, और बौद्धिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, नैतिक रूप से भी, हर दृष्टिकोण से सबसे आम आदमी से अच्छे होते हैं। तो प्रमाण ये है कि हमने जो देखा है कि एक चीज़ खाने वाला, और दूसरा मैं खुद ही उसको जीवन में अपनाता हूँ और अपना रहा हूँ, और 63 साल की उम्र तक आज तक कोई दवाई नहीं खाया हूँ, ना खाऊंगा। एलोपैथ वाला नहीं बोल सकता कि मैं बीमार नहीं होऊंगा। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाइए, कहे कि मुझे ऐसी दवाई दीजिए कि थायराइड ना हो जाए, अर्थराइटिस ना हो जाए, मेरा हार्ट ब्लॉकेज ना हो, मुझे डायबिटीज़ ना हो, मुझे कुछ ना हो, कोई दवाई नहीं उसके पास। जब आप बीमार होंगे तभी वो हेल्प कर सकता है, जो भी मदद कर सकता है, चाहे कर सकता है चाहे नहीं। और हमारे में क्या है, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग में, कि हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि हम बीमार नहीं होने देंगे, और अगर कोई भी बीमारी हो दुनिया की, हम उसको ठीक करके देंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारे नियमों का आप पालन करेंगे। तो आपके सवाल है कि प्रकृति के नियम है, हमारे आपके नियम नहीं है। देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेचर। माँ प्रकृति का नियम है कि अगर उनके नियमों का आप पालन करेंगे तो आपको प्यार भी करेगी माँ की तरह। या माँ, अगर उसका आप प्यार, माँ को सम्मान करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, तो माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। माँ भी प्रकृति है, प्रकृति भी माँ है, या ईश्वर का भी वही है। और उनके नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इतनी बड़ी सजा देती है। माँ अगर नाराज हो जाए तो कोई मना नहीं सकता, पिताजी भी नहीं मना सकते व्यवहारिक रूप से। तो माँ प्रकृति अगर कुपित हो जाए, उसके नियमों का उल्लंघन करेंगे, हम प्रचार देख करके या कहीं से देख करके, तो उल्लंघन करेंगे तो सजा तो मिलेगी और भुगतना आपको ही पड़ेगा। यू हैव टू फेस, यू हैव टू सफ़र। तो आपको माँ प्रकृति के नियमों को मानना है या प्रचार प्रसार को देखना है? प्रचार प्रसार मत जाइए, माँ प्रकृति का सिद्धांत है उसको अपनाइए। सर, इसमें क्या जैसे खिचड़ी के बारे में बात होती है जी, कि खिचड़ी में वो मिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद जो बचता है उतना हमारे शरीर को चाहिए, पर्याप्त होता है। हाँ, तो उनके केस में भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मिक्स वेज ले रहे हैं तो अंदर मिक्स हो जा रहे हैं और मल्टीपल चीज़ें हमें जो है हमारे शरीर को जितना चाहिए वो मिल जा रहा हो? और उसका अनुपात कैसे पता है कि क्या क्या मिक्स करना है, कैसे कैसे? हाँ, अगर सही दूसरा तरीके से नहीं, मिक्स किया जाए। नहीं ऐसा नहीं, सही तरीके से नहीं। सही तरीका ये है कि जैसे आपने सवाल किया तो मैंने सुना, उसका मैं जवाब दूंगा। अगर 10 लोग एक साथ सवाल करेंगे तो मैं ना सुन पाऊंगा ना जवाब दे पाऊंगा। प्रकृति का नियम है कि हमारा शरीर एक समय में एक चीज़ शोषित करता है विधिवत। अगर 2 चीज़ देंगे, 3 चीज़ देंगे, कभी शोषित। खिचड़ी का जो जहाँ तक सवाल है, दोनों मिल के एक हो गया है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है शरीर। अगर उसी को अलग अलग खाइए
कहिए कि तो दोनों मिल ही जाता है अंदर जाके, तो कुकर में मिलाने की जगह हम पेट में मिला लेंगे तो वो नहीं काम करेगा, उल्टा काम करेगा। उसी तरह से एक फल को एक समय खाइए, शरीर उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब का मतलब शोषित करेगा, ग्रहण करेगा। सिस्टम को प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलना है, हमें अपने हिसाब से नहीं चलना है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं गलती हो गई तो सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। जी, वर्तमान में जिस हम प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं, औद्योगिक प्रगति का युग है, इस युग में हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, क्योंकि वो औद्योगिक प्रगति भी आवश्यक है व्यक्ति के समग्र विकास के लिए। तो जिस प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं हम, इस प्रदूषित वातावरण में केवल एक उपचार पद्धति से व्यक्ति का जीवन संभव है क्या? या फिर इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि क्या केवल प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या फिर विभिन्न, जैसे आपने कहा था कि जो इमरजेंसी डिसीज हैं या आपातकाल में जिस तरीके से आवश्यकता होती है, तो उस दौरान हमें एलोपैथी का भी उतना ही सपोर्ट लेना पड़ेगा जितना कि आयुर्वेद? क्या विचार? देखिए, मैं फिर से रिपीट करूं, मैं इशारा कर दिया था कि इमरजेंसी में एलोपैथ की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई डायग्नोस करना है, जब यंत्र ऐसा है कि आपको बता देगा कि आपकी इतनी पित्त है, इतना खून में इन्फेक्शन है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेडिकल साइंस एलोपैथी का विकास हमें नहीं लगता कि बहुत लंबे समय से है, सनातन काल से, मतलब हम देखते आ रहे हैं कि आयुर्वेदिक सबसे पुरानी पद्धति है आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति। उस समय आपातकालीन जो प्रक्रियाएं हैं या फिर जो रोग हैं उस समय भी हुआ करते होंगे, तो उस तरह के मतलब फिर आयुर्वेद कैसे डील करता था? अब मैं आपके हिसाब से जवाब देता हूँ, पहले मैं अपने हिसाब से दे रहा था। ऐसा है कि आयुर्वेद आप जो चाहते हैं वो जवाब मिलेगा। आप आयुर्वेद इतना परिपक्व है, इतना गहन है कि एलोपैथ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है वास्तव में। आज भी हम नाड़ी देख के किसी का भी हम उतना सटीक बता देते हैं जितना कि MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट आज भी गलत हो जाते हैं। यूरिन स्टूल के रिपोर्ट गलत हो जाते हैं, लेकिन नाड़ी से जो रिपोर्ट मिलती है वो कभी गलत नहीं हो सकती अगर ज्ञान है, समझ है तो आयुर्वेद तो बहुत गहन है, बहुत उसमें गहराई है, उसका कोई अंत ही नहीं है। लेकिन ज्ञान सही हो, उसी तरह से माँ प्रकृति ने जो जो चीज़ दिया है उसमें ऐसे ऐसे तत्व हैं, ऐसे ऐसे औषधीय गुण हैं कि किसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। तीसरा कि अगर हम प्रकृति के हिसाब से चलेंगे तो कभी बीमार हो ही नहीं सकते। इसमें प्रिवेंटिव भी है। मैं जैसा कि बताया, एलोपैथ में कोई प्रिवेंटिव इलाज नहीं है, हमारे आयुर्वेद में प्रिवेंटिव भी है, यानी बीमार होने नहीं देंगे, ये भी दावा है। अगर आप लोग मेरी बात, बच्चों, हम लोग इसीलिए स्कूलों में जा रहे हैं कि बच्चों को अगर सिखा दिया जाए तो दावा है कि वो बीमार नहीं पड़ेगा। एलोपैथ में कोई ऐसा नहीं है। दूसरा कि अगर प्राचीन काल में ही औषधियाँ आज भी वो हैं, ज्ञान आज भी है, लेकिन चूंकि मुगलों के या किसी कारण से, अंग्रेजों के कारण उस तथ्य को दबा दिया गया। आज भी एलोपैथ की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी दबदबा वाली है कि उनको स्वीकार्य नहीं है कि आयुर्वेद और प्राकृतिक से योग आगे आए। वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब आह्वान हम करीब सभी युवाओं का या नई पीढ़ी का, शिक्षित वर्ग का, हम सबका लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि हम लोग उस पीढ़ी को, इसलिए हमारा एक स्लोगन है, कृषि विद्या और ऋषि विद्या को हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं और सबल बनाना चाहते हैं और समाज में इसको जागरूक करना चाहते हैं और स्वीकार्य योग्य बनाना चाहते हैं। क्योंकि एलोपैथ की जो प्रामाणिकता है, जो शीशी पर, दवाइयों पर लिखा रहता है, हमारे एलोपैथ में, आयुर्वेद में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको उस लेवल में लाना चाहते हैं कि हम लिखा हुआ भी देंगे, प्रामाणिक रूप में भी देंगे कि इस बीमारी का इलाज हल्दी है, इस बीमारी का इलाज अदरक है, इस बीमारी का इलाज लोबिया है, एलोवेरा है, जो भी है हमारे पास है वो अनुभव। और दावे के साथ हम कहते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ने देंगे और बीमार को हम ठीक कर देंगे, कोई भी बीमारी है। तो इसका उत्तर यह है आपके सवाल का कि आयुर्वेद में बहुत गहराई है, उसको फिर से हमें रिसर्च करना है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम नया सर्च कर रहे हैं, पहले से है वो, उसको फिर से हम प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से अध्ययन करना चाहते हैं, फिर से हम सबको बताना चाहते हैं। वो मरा नहीं है, अमर है, लेकिन दबा दिया गया है। सूर्य जैसे बादलों से ढक गया था, सूर्य नहीं समाप्त होता है, बादल जब तक रहेंगे तब तक ही छिपा रहेगा। तो ये विद्या हम लोग अब इसीलिए हम मिशन चला रहे हैं, कृषि विद्या और कृषि विद्या को, कि किसानों को इसलिए हम शिक्षित करना चाहते हैं योग के द्वारा, और वो जो पेस्टिसाइड डालते हैं। और प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, प्रदूषण सबसे, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या
जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण सब कुछ है, लेकिन सबसे खतरनाक प्रदूषण है जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, वैचारिक प्रदूषण। मेरा योग कहता है मनैव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही, जैसे आयुर्वेद का बताया, होम्योपैथ का बताया, नेचुरोपैथी का पंच तत्वों का असंतुलन बीमारी है। योग में क्या कहते हैं, हमारा मन ही बीमारियों का कारण है। अगर निगेटिव हो गया, तामसिक हो गया, वासनात्मक हो गया या क्रूर विचार हो गए तो हम बीमार होंगे ही होंगे और दूसरों को भी करेंगे। लेकिन ध्यान से, प्राणायाम से, आसन से, हम सैन फ्रांसिस्को में मैं 82 से 89 तक 7 साल रहा, वहाँ पर हम मेडिटेशन से इतनी गंभीर से गंभीर बीमारियों का हमने इलाज किया। उसका नाम ही था हमारा मिशन का, मेडिकेशन थ्रू मेडिटेशन, यानी मेडिटेशन से, ध्यान से रोग निवारण, और बिल्कुल रिजल्ट आया था। कारण क्या है, जैसे मैं बोला ना, नींबू खाया तो आपके मुंह में पानी आ गया, उसी तरह से हम जो सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, तो विकृतियां हमारे ब्लड में जाती हैं, और ब्लड ही हमारे शरीर का खुराक है। चाहे ब्रेन हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे इवन हार्ट पंप करता है हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो। अगर खून को साफ करेंगे तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। खून को साफ करने का 3 रास्ता है, प्राणायाम, शुद्ध आहार, शुद्ध विचार। आहार, शुद्ध आहार, प्राणायाम। प्राणायाम क्या करता है, डायलिसिस है, गंदगी को निकालता है। और शुद्ध आहार, शुद्ध विचार। विचार में अगर शुद्धता आ गई, और वो शुद्धता विचार कैसे हो सकता है, केवल ध्यान से। ध्यान के अलावा दुनिया में कोई, क्योंकि मन को काबू करने का दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मशीन नहीं है। कहते हैं ना कि रही मन बहु भेषज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मृग बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। कहते हैं कि आप जंगल का शेर देखिए, जंगल का हाथी देखिए, जंगल का कबूतर देखिए, जंगल का मोर देखिए, और एक चिड़ियाघर का देखिए जिसको एयर कंडीशन लगा हुआ है। दिल्ली में पूरा उसको खाना दिया जाता है भरपेट, शेर को, हाथी को, भालू को, हिरण को, लेकिन उसमें वो खूबसूरती नहीं होती है, वो ऊर्जा नहीं होती है, मायूस रहता है, दुखी रहता है। और जंगल का शेर जो बारिश में भीगता भी है, कीचड़ का पानी पीता है, ओले भी गिरते हैं उसके ऊपर, ठंड भी रहती है, गर्मी भी रहती है, सब बर्दाश्त करते हुए, लेकिन खूब सुंदर चमकीला होता है, स्वस्थ होता है। आप सांड को देखिए, या बैल, जो पालतू बैल थे, तो क्या होता है कि रहीमन बहु भेषज करत, बहु रहीमन कहते हैं सिविलाइज आदमी, सुशिक्षित, सुसभ्य। क्या है कि आज की स्थिति में क्या है कि ये हार्ट के डॉक्टर हैं, ये हार्ट का हॉस्पिटल है, दुनिया का माना हुआ। हम तो पूरे दुनिया घूमते हैं, ये लंग्स का हॉस्पिटल है, दुनिया का सबसे टॉप, ये एशिया का टॉप हड्डी का हॉस्पिटल है, और हड्डी के डॉक्टर हैं। कोई लिवर का है, कोई किडनी का है, कोई स्किन का है, कोई आँख का है, कोई कान का है, कोई दांत का है। आज ऐसी कोई बीमारी का अनुसंधान बाकी नहीं है एलोपैथ में कि जिसका ना डॉक्टर टॉप क्लास के, वर्ल्ड क्लास के, ना हॉस्पिटल है। मशीनें हो गई हैं, एक्सरे हो गया, सब कुछ होना तो ये चाहिए। जब दवाइयाँ भी हो गई, डॉक्टर भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया, सारे रिसर्च हो चुके हैं, तो एक बीमारी रहनी नहीं चाहिए। लेकिन कोई बीमारी दूर होना तो दूर, नई नई बीमारियां पैदा होती जा रही। तो रहीमन बहु भेषज करत, रहीमन मतलब पढ़े लिखे, सुसभ्य, बहु भेषज करत, नाना प्रकार के भेषज करते, दवाइयाँ कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, थेरेपी, अपना सर्जरी कर रहे हैं। व्याधि ने छाड़ा साथ, बीमारियां साथ नहीं छोड़ रही हैं, इसको पूरा कर लीजिए। लेकिन खग मृग बसत अरोग वन, जो चिड़िया, जो पशु पक्षी जंगल में निवास करते हैं, उनका न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला है, वो निरोग, स्वस्थ और सुंदर और संतुष्ट रहते हैं। तो हमारी नेचुरोपैथी, आयुर्वेद यही कहता है कि क्योंकि माँ प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। कोई भी चिड़िया आप देखेंगे सूर्योदय से पहले घोंसला छोड़ देता है और सूर्यास्त से पहले घोंसले में आ जाता है। हम लोगों के लिए भी यही नियम था, लेकिन हम लोग अब क्या करते हैं, इतने समझदार हो गए। 2 उदाहरण दूंगा खाली बीमार होने का। एक तो हम लोग इतना लाइट हो गए, इतनी सुविधाएं हो गई, इतने हम लोग समझदार हो गए हैं, सो कॉल्ड तथाकथित, इतने हम आधुनिक युग में चले गए हैं कि हम ना तो शाम को मानते हैं, ना सुबह को मानते हैं, ना भूख को देखते हैं, ना घड़ी देख, 1 बज गया, लंच हो गया, चलो खाना खाओ, लगा दो। तो दूसरा कि इंसान के अलावा कोई न जंतु, न जानवर, न चिड़िया नमक नहीं खाता है। कभी गाय नहीं कहे पहले नमक छिड़को फिर घास चरूंगी, कभी कहती है गाय। लेकिन मनुष्य क्या कहता है, ये सलाद फीका है तो नमक डालो, सब्जी में, दाल में नमक ही नहीं है, कम है, थोड़ा लाओ। तो क्या है कि हम लोग इतने बुद्धिजीवी हो गए हैं, अपने आप को इतना समझदार समझते हैं, इतने आधुनिक समझते हैं, इतने ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज चलता है, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव ज़्यादा हो गया, इसलिए किडनी फेल होती है, इसलिए लीवर खराब हो रहा है, इसलिए दिमाग खराब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
तो नमक चाहिए, लेकिन जितना हमारे शरीर को चाहिए प्रकृति माँ ने हर चीज में नमक दिया। केवल हवा में नमक नहीं है जो हम सांस लेते हैं, बाकी पानी में भी नमक है। आप पानी उबालिए 1 लीटर, जब पानी खत्म हो जाता है उसमें एक पेंदी में देखेंगे खुर्ची है तो नमक का पृथ्वी तत्व नमक है, चखिए नमक है। तो उसे नमक जितना चाहिए शरीर को नमक है। खीरे में नमक है, टमाटर में नमक है, अनाज में नमक है, दूध में नमक है, दही में नमक है, जूस में नमक है, सूप में नमक, दुनिया के हर चीज़ में, हवा के अलावा मिट्टी में भी नमक है। जो भी आप ग्रहण करते हैं उतना दैट इज़ मोर देन सफिशियंट, हमको आवश्यकता से पर्याप्त है। इसलिए पशु पक्षी कभी नमक नहीं खाते और स्वस्थ रहते हैं। हम लोग मसाला डालते हैं, हम लोग तलना भुनना जानते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति माँ का ना पूरा दुर्दशा करके रखे हुए हैं। इसलिए माँ भी हम लोग की दुर्दशा कर रही है। तो हमें प्रकृति माँ के नियमों का उल्लंघन नहीं करके उसका सम्मान करना है। माँ प्रकृति के नियमों का उस तरह से करना है जैसे पशु पक्षी करते हैं। का मतलब हमें पशु पक्षी नहीं बनना है, हमें प्राकृतिक रूप में खाना कैसे होना चाहिए, नेचुरल, सीजनल, लोकल एंड फ्रेश। अब आपका सवाल प्लीज़। पहली चीज़ तो आपने ऐसा मान लिया है कि जानवर सब स्वस्थ हैं, तो जानवर तो उस अवस्था में है कि वो स्वस्थ की ओर जा ही नहीं रहे हैं। या तो हम लोग जानवर की ओर वापस ले जाना चाहते हैं आप, तो फिर कुछ बात ही नहीं, फिर जंगल की ओर चले ना। आप यहाँ बोल रहे होते और हमें घोंसले में, शाम को आपको भी अपने घोंसले में रहना था, अब आप अपनी गाड़ी से यहाँ तक आए नहीं हुए होते तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप भी यहाँ आके अपना घोंसला छोड़ के और यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और इस लाइट का उपयोग कर रहे हैं, और इस लाइट से कितना, इसमें से कैसे प्रकाश आ रहा है उसका उपयोग कर रहे हैं, और अटके हुए हैं 5 तत्व पे। जो इसमें क्या है, मेरा तो, मैं और भी लोगों से आयुर्वेद पे इस पे विमर्श करता रहता हूँ, और आपसे यही कहना चाहूँगा कि 5 तत्व से जब आगे हम आज 118 तत्व की बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि आयरन की कमी, आप कह रहे हैं कि मान लीजिए फोलिक एसिड है, तो ये सब जो आया है, ये आया है विज्ञान के विकास से। तो ये जो विज्ञान का विकास है, ये यदि हम प्रकृति की ओर रहें, जो प्रकृति में आप बार बार कह रहे हैं, तो ये विकास होता ही नहीं, और हम आज ये सब बातें कर ही नहीं पा रहे होते तत्व इतना बारीकी से। देखिए, नमक की बात से हमें और अंदर जाना पड़ेगा। यदि हम तत्वों पे नहीं जाएंगे तो इतना बारीकी से अध्ययन करके, जो आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन करना है प्राकृतिक चिकित्सा का, अल्टीमेटली ब्रोथ करते हुए भी उस ओर आना पड़ रहा है आयुर्वेद को। और जो ये कहा जाता है कि सब कुछ है गहन उसमें, तो भाई इतना गहन था, तो फिर आखिरकार किन चीज़ों से दब गया वो? क्यों, कौन सी? मुगल आए कहेंगे, अंग्रेज आए कहेंगे, ठीक है, उनने अपना फैलाया, लेकिन हमारे स्वस्थ लोग, उनका स्वस्थ मन उस समय क्या कर रहा था जब वो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे थे? बस अभी इतना ही। फिर और जी जी, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। सर, जैसे कि आपने कहा कि नाड़ी के द्वारा एकदम सटीक हम उस तरह की जानकारी हम आपको दे देते हैं, जितना सीटी स्कैन, एमआरआई और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट, जैसे उससे तो मुझे एग्जैक्टली पता चल रहा था कि इस केमिकल की कितनी मात्रा में मेरे अंदर अधिकता है या कमी है। तो नाड़ी के द्वारा आप उस कारण तक पहले कैसे पहुंचते हैं, उस बारे में अगर आप कुछ बताएंगे। उतनी सटीकता से, जितनी मशीनरी भी उतनी सटीकता से हमें जवाब नहीं दे पाती है। मैं दोनों प्रश्नों का अलग अलग सवाल का जवाब दूंगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। देखिए, आपका कहना है कि विज्ञान की शरण में हमें जाना ही पड़ता है। इसको हम ऐसे समझें कि विज्ञान एक भाषा का नाम है। जैसे हम जर्मन जाते हैं तो जर्मन में हमको नहीं जर्मन आती है तो हम जर्मन वाले को लेते हैं कि हमारी बात को, जो हमारे हिंदी को जानता है, इंग्लिश को जानता है, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं और जर्मन में एक्सप्लेन करता है वहाँ के लोगों को। या तो मुझे जर्मन सीखना पड़ती है, जापान में जाता हूँ तो जापान सीखनी पड़ती है, या उसको मदद लेते हैं। तो ये जो विज्ञान जिसको हम बोलते हैं तथाकथित, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। विज्ञान का मतलब केवल ये नहीं कि हम मशीन लगा लिए वही विज्ञान है। ये विज्ञान पहले से है, और हमारा विज्ञान, इस विज्ञान की तो एक सीमा है, हाथ खड़े कर देते हैं। आज भी डॉक्टर लोग जब खड़े कर देते हैं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर हैं दुनिया के माने हुए, हमारे दिल्ली में भी वर्ल्ड क्लास के 2 हॉस्पिटल हैं, वेदांता, अपोलो, बत्रा, गंगाराम, 4 हॉस्पिटल हैं जो वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल हैं। एक फोर्टिस है, 5 है। पांचों के डॉक्टर्स, आप उनका नंबर देता हूँ, आप बात कर सकते हैं, हालांकि उन्होंने मना किया कि बताना मत। सबका इलाज हमारे यहाँ होता है। वो लोग परिवार समेत हमारे यहाँ आते हैं आयुर्वेद में, योग में। तो निकला हुआ है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को डिप्रेशन है, और खुद एक्सपर्ट हैं उसके तरह तरह के, एक एक विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो।
और वो लोग चुपचाप हमारे यहाँ आते हैं। जैसे एम्स में रामदेव जाते हैं, रामदेव भी जाते हैं, लेकिन सुनिए, कोई भी कहीं भी जाए उसका विरोध नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी में देखिए, इमरजेंसी में कहीं कोई जाए तो उसका विरोधाभास ना मान के हम एक दूसरे को, हम इसलिए आलोचना नहीं करें कि एलोपैथ को ख़त्म कर दीजिए। एलोपैथ होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं अपना बताऊं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं 6 घंटे के लिए मर गया था। मेरी गर्दन टूट गई थी और टूट के ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ है। और मेरी सर्जरी इटली में हुई थी। और मैं बता रहा हूँ, और डॉक्टर ने क्या बोला था, डॉक्टर छाबड़ा, वर्ल्ड का माना हुआ ब्रेन का डॉक्टर, कि डॉक्टर यादव, यू हैव टू लीव ऑन व्हील चेयर। अब आपका ना हाथ चल सकता है ना पैर चल सकता है। और उन्होंने ऐसे कह के मुझे डिस्चार्ज कर दिया। ये 2 साल पहले की बात है, 27 जनवरी को हुआ था एक्सीडेंट मेरा। मैं आपको बताया था कि नहीं। और डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि अब आप, उन्होंने जब हमारा सर्जरी किया उन्होंने बेहोशी में, मैं तो ना सलाह दे सकता, मैं तो था ही नहीं होश में। तो उनकी टीम ने डिसाइड किया कि हमारी 2 नर्व है सुषुम्ना की, टूट गई है, डैमेज हो गई है, बस एक नर्व उसमें से थोड़ी सी आशा है कि जोड़ी जा सकती है। वो भी उन्होंने हाथ से नहीं किया था, उन्होंने रोबोट से किया था, जो कंप्यूटराइज रोबोट होते हैं आजकल। इसलिए मैं साइंस को कहता हूँ कि स्वीकार करना है। उन्होंने जोड़ा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने किया कि इसमें से केवल 2 में से एक चलेगा, या तो ब्रेन चल सकता है या तो हाथ पैर चल सकता है। अगर हाथ पैर को जोड़ेंगे चलाने के लिए तो ब्रेन मेरा कोमा में रहेगा, अगर ब्रेन को चलाएंगे तो हाथ पैर कभी नहीं चलेगा। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाथ पैर चलाएंगे, ब्रेन कोमा में चला गया अगर, सुनिए, तो 6 मिनट ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और अगर हाथ पैर को छोड़ देते हैं, ब्रेन को अगर चला देते हैं तो जिंदा रहेंगे, जितना मर्जी व्हील चेयर पर काम चल सकता है, चाहे जी सकते हैं, जीना चाहें तो। उसके बाद मैं जब होश में आया, मैं अब अपनी बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो हमारी एक क्रिया होती है, अश्वनी मुद्रा और खेचरी मुद्रा, जिसमें 2 मिनट तक सांस रोकनी पड़ती है। चूँकि मुझे अभ्यास था इस सब चीज़ का, तो जब मैं होश में आया तो मुझे सब कुछ बताया डॉक्टर ने कि ऐसे ऐसे है, आपका हाथ पैर नहीं चलेगा, डोंट वरी। इस हॉस्पिटल का जो मालिक है उसका भी हाथ पैर नहीं चलता है, लेकिन उसी लिए बनवाए, डॉक्टर मेजर अहलुवालिया। तो मुझे उस अपनी मुद्रा का याद आया। मैं कहा लेटे लेटे कोशिश करते हैं। मेरे बच्चों को भी बोल दिया था कि अब नहीं चल पाएंगे, इनको समझाओ कि हम लोग अब ध्यान रखेंगे, पापा आराम करो, आपकी लाइफ में जो करना था हमने कर लिया। मेरे 2 बेटे हैं, एक फिल्म डायरेक्टर की ट्रेनिंग करा बॉम्बे में, एक यूएसए में जाने वाला है पीएचडी के लिए। दोनों बच्चे अपने पैरों पर हैं। बच्चों को बोल दिए थे कि आप पापा को समझाओ। मैं जैसे बोलता था कि मुझे हाथ पैर चलाना है तो बच्चे रोने लगते थे, भाग जाते थे, फेस नहीं करते थे। एनीवे, मैं शार्ट में बताता हूँ। मैं उस मुद्रा के द्वारा, मुद्रा में एक खासियत है कि ब्रेन की फ्लूइड को उन्होंने ऐसे कर दिया था, 2 नसों को यहाँ बांध दिया था, इसमें समझाने के लिए पॉलीथीन यहाँ बांध दिया, यहाँ बांध दिया कि ये अब कनेक्ट नहीं हो सकती। लेकिन हमारी उस मुद्रा में इतनी ताकत है, जब मुझे पता चला कि अगर ये पास पास हैं तो उस तरह से जोड़ सकता है जैसे कि 2 टहनियों का हम कलम करके जोड़ देते हैं। ये आयुर्वेद में, आध्यात्म में, योग में ये हमें पढ़ाया गया था, अब विज्ञान में नहीं है। तो जब मैंने बोला डॉक्टर साहब कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, मेरा मजाक उड़ाए और बच्चों को भी डांटे कि पापा को बोलो कुछ नहीं, अब आराम से रहे, कुछ नहीं हो सकता। अब सब अलग अलग हमने बांध दिया, अब ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने उसको अभ्यास लेटे लेटे किया। डिस्चार्ज होने के बाद घर गया तो उसमें विजुलाइज करना पड़ा, क्योंकि मेरा गर्दन को उन्होंने नस कर दिया था कि एक बार तो बराबर हिला नहीं सकते, क्योंकि जोड़ना था 27 दिन तक। लेकिन मैंने जब 3 दिन के बाद देखा तो बच्चे ने कहा थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। मैं कहा वीडियो बनाओ और मुझे फेस पर दिखाओ। एंड एक एक अंगुली, फिर दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली, 4 अंगुली को मैं 17 दिन के अंदर चला दिया। फिर कलाई को चलाया, फिर कोहनी को चलाया, फिर पैरों के पंजे को चलाया, फिर करके। एंड डॉक्टर से जब मैं मिलने गया तो व्हील चेयर के बिना गया कमरे में। तो डॉक्टर इतना गुस्सा हुआ, खुश होने के बजाय, कि तुम कोई ऐसे स्टेरॉइड लिए हो। स्टेरॉइड एक ड्रग होता है जो आर्टिफिशियली खड़ा कर सकता है, लेकिन
उसके बाद उसका असर होते ही इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा कि जो है वो भी कोलेप्स हो जाएगा। कहा कि मेरे हॉस्पिटल को आप बदनाम कर दोगे, मेरा नाम बदनाम हो जाएगा क्योंकि मैं सर्जरी किया हूँ। आपने किस डॉक्टर के पास गए थे, कौन है, कैसे है, क्या किया, क्या लिया? मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ नहीं। एंड धीरे धीरे मैं खड़ा होके, डॉक्टर चिल्लाते रहे, दुखी होते रहे, गुस्सा करते रहे, मैं अपना योगा से काम करता रहा। मैं आज इस स्थिति में हूँ और मैं 3 विदेश ट्रिप कर चुका हूँ सर्जरी के बाद, और मैं अब जिंदा रहूँगा और स्वस्थ रहूँगा और दूसरों को भी स्वस्थ रखूँगा। ये आयुर्वेदा है, योगा है, नेचुरोपैथी है। उसके बाद मेरे में इतना भरोसा हो गया कि हम लोग विज्ञान से ऊपर हैं। विज्ञान ने बोल दिया था कि अब आपका नहीं चल सकता। मतलब विज्ञान को आपने ऐसी लिमिट में मान लिया, यही तो आपका, यदि व्यवस्थित ज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान हो गया तो विज्ञान नहीं हो गया। देखिए, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद भी विज्ञान है, और उस विज्ञान से जिसको हम शो कर, इसलिए कि विज्ञान ने तो हाथ खड़ा कर दिया था कि नहीं हो सकता। विशेष ज्ञान हो गया तो विज्ञान हो गया। हाँ, विशेष ज्ञान हो गया तो विज्ञान हो गया। हाँ ठीक है। क्यों कह रहा विज्ञान से ऊपर? ये क्या मतलब? विज्ञान देखिए, ऊपर का मतलब उसकी एक सीमा है, इसकी सीमा नहीं। सीमा का मतलब वो बोले कि अब चल नहीं सकता हाथ पैर, ये उनकी सीमा थी। हाँ, ज्ञान की थोड़ी सीमा थी। आपकी बात से मैं सहमत होता हूँ इस बात पर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विज्ञान कोई साइंस को नहीं कहते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो किसी विषय पर हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ। तो आयुर्वेद भी एक विज्ञान है और विज्ञान भी एक विज्ञान है, और दोनों में क्या होता है कि आपकी आयु अलग हो सकती है, मेरी आयु हो सकती है, इनकी आयु है, सब मनुष्य, लेकिन आयु सबकी अलग है, सीमा सबकी अलग अलग है, दायरा सबका अलग अलग है, और सभी अच्छे हैं। मैं किसी को आलोचना नहीं कर सकता। विज्ञान साइंस भी होना चाहिए, मेडिकल साइंस भी होना चाहिए, योग भी होना चाहिए, आयुर्वेद भी होना चाहिए। किसी को कोई सूट करता है, किसी को कोई करता है। जी, दरअसल बात ये है सर कि आज जो हम देखते हैं जितनी भी समृद्धि हमारे आसपास है, वो समृद्धि का कारण ये उत्पादन प्रणाली और ये चिकित्सा पद्धति और आधुनिक विज्ञान है। क्योंकि वो तो हम लोगों ने फॉलो करते हुए सदियों हो गए, और हमारी क्या हालत थी, किस मानसिकता में, किन चीज़ों में हम जकड़े हुए थे, किस अंधविश्वास में डूबे हुए थे, तो वो उस जीवन शैली के कारण था और उन मान्यताओं के कारण जिनमें हम रह रहे थे। और आज जो चीज़ें बदली हैं उसका कारण ये आधुनिक विज्ञान है पूरे तरीके से। ये डाटा बताता है, तो आपकी बात वहाँ पे गलत सिद्ध हो जाती है कि हम कितनी दुर्दशा में जी रहे हैं, पशु पक्षी दुर्दशा में नहीं है। तो ये एकदम उलट है जो आप कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत धीरज पूर्वक इसका उत्तर। देखिए, हमारे जो प्राकृतिक क्षमता है, खासतौर से हमारे देश की, हमारे देश को जो महान बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में देखा हूँ जहाँ की एक छोटा सा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहाँ धूप ही नहीं निकलती है। वहाँ लोग धूप के लिए तरसते हैं। वहाँ कोई ऐसा पौधा हो ही नहीं सकता जो जिसको धूप से, आपके भारत में ही देखिए, आप जम्मू कश्मीर में नीम चाहेंगे कि पैदा हो जाए, नहीं हो सकती। समय के बाद नीम ही नहीं मिलेगी। आपको बहुत सारी ऐसी वनस्पतियाँ हैं जो केवल भारत में मिलती हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों होता है। यहाँ हर तरह की मिट्टी है, रेतीली, पथरीली, दोमट, चिकनी, सब मिट्टियाँ होती हैं। यहाँ जो जो पौधे, जो जो वनस्पतियाँ, जो जो ऋषि मुनि, जितना ज्ञान यहाँ पर और उनको अवसर मिला, प्रकृति ने सपोर्ट किया, दुनिया के और किसी देश में ऐसा है ही नहीं। वहाँ पानी बहुत साफ़ है, लेकिन ठंडक इतनी है कि उस पानी को ना पी सकते ना नहा सकते उसमें। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो जो आपका कहना है कि विज्ञान से हम लोगों की आयु बढ़ गई, विज्ञान से हमारी ज्ञान बढ़ गया, हम लोग तथाकथित आधुनिक बहुत हो गए, लेकिन वास्तव में हम इतने पीछे चले गए हैं। उदाहरण के लिए कि किसानों को पहले हमारे देश का अनाज, खाद्य जानते क्या होता था? गेहूं चावल नहीं होता था ना, सुनिए, ना हमारे यहाँ पिज़्ज़ा होता था, ना KFC होता था, ना नूडल्स होता था, ना पिज़्ज़ा होता था, ना जो भी आप देख रहे हैं। सुनिए, हमारे भोजन के लिए क्या क्या होता था जो प्रकृति तैयार, जैसे मटर होता था, मूंग होता था, मेथी होती थी, बाजरा होता था, ज्वार होता था, मक्का होता था, चना होता था, वगैरह वगैरह। हम आज भी अगर वो खाएं, लेकिन कारण क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि वो ना उगाते हैं ना उन्हें देते हैं। हम आज उगाते हैं, चावल खूब मात्रा में होता है, क्योंकि विज्ञान ने इतना अच्छा उसका खाद तैयार कर दिया है, इतनी अच्छी विधि विधान दे दिया है कि खेत इतना ज़्यादा 1 एकड़ में पैदा होता है जितना कि 50 एकड़ में भी पहले नहीं पैदा होता था। तो विज्ञान की देन तो हो गई है, लेकिन उसके कारण जो उसमें यूरिया डालते हैं, जो पोटेशियम डालते हैं, जो
पेस्टिसाइड डालते हैं, जो कीटाणुनाशक डालते हैं, वो इतना खतरनाक हो गया है कि आज जो किडनी फेल रही है, जो कैंसर हो रहा है, जो डायबिटिक हो रही है, जो एक ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज ही नहीं है दुनिया में। तो वो क्यों हो रही है? उसी यूरिया के, उसी पेस्टिसाइड के खाने से। खूब पालक में ना आजकल कीड़े लगते नहीं हैं, पहले होते थे पालक में छेद होता था, अब किसी पालक में छेद ही नहीं दिखाई देता क्योंकि कीटाणु है ही नहीं। लेकिन उसके जड़ में इतना जहर घोला गया है, उसके रस में इतना जहर आ गया है कि खा करके आप जनसंख्या तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुनिए, क्वांटिटी तो खूब हो गई, क्वालिटी खत्म हो गई। हमारी पहले क्वालिटी अच्छी होती थी, क्वांटिटी नहीं होती थी। जनसंख्या कम थी, लेकिन जो मन स्थिति थी, जो परिपक्वता थी, जो सभ्यता थी, गांव में भी उदाहरण के लिए किसी एक बच्चे को एक अनाड़ी चाचा कोई भी हो, चाहे ताऊ हो, उसको चपेट में मार सकता था। आज कोई पड़ोसी भी नहीं किसी बच्चे को बोल सकता। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कल्चर हम इतना एडवांस हो गए हैं। दूसरा कि खाना पर हम आते हैं कि वही खा के हमारा मिट्टी भी ऊसर हो गई। जो मिट्टी में केचुए होते थे, जीवांश होते थे, सब यूरिया खाद डाल डाल के जीव खत्म हो गए। अगर आप खाद नहीं डाला जाए तो एक भी गेहूं पैदा नहीं होगा, केवल अंकुर निकलेगा, उसके बाद कुछ नहीं, वो मर जाएगा। दूसरा कि वो खाद की जो नाइट्रोजन है इतना जहरीला है कि एक तो मिट्टी को तो मार ही दिया, वो तेजी से जाता है जल के सतह तक और पानी को भी प्रदूषित करता है। उस पानी को जब हम सिंचाई के द्वारा या पीने के लिए निकालते हैं खेतों में, वो सूखता है, वाष्पीकरण होता है और जहर इतना स्ट्रांग है कि अभी भी जीवित रहता है और वायु को भी, वायुमंडल को भी इतना जहरीला कर दिया है कि उसी हम सांस ले करके, जितना हम उद्योग धंधों से कार्बन नहीं निकलता है, आप हमारे उस यूरिया के कारण, उस पेस्टिसाइड कारण, तो हम आज खा के लग रहा है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं हैं, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। जो स्वास्थ्य हमारा पहले होता था, जो नैतिकता, जो चरित्र, जो स्वभाव, जो शारीरिक मानसिक अवस्था, नैतिक अवस्था जो होती थी, आज हो ही नहीं सकती। क्योंकि आज हमारा केवल वायु प्रदूषण नहीं, केवल ध्वनि प्रदूषण नहीं, केवल प्रदूषण नहीं, हमारा वैचारिक प्रदूषण इसलिए गंदा हो गया है कि जैसे खाए अन्न वैसा होए मन। जो हम गंदा खा रहे हैं तो हमारा मन गंदा होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने हमारे अंदर इतना क्रोध, इतना अहंकार, इतनी वासना, इतनी स्वार्थपरता, इतनी संकीर्णता इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको हम लोग आधुनिकता मांगे या वैज्ञानिकता माने या सुशिक्षा माने या बहुत तरक्की मान लें या उससे जनसंख्या बढ़ा लें, उसी जी। हम प्राकृतिक चिकित्सा का कई बार अनुभव किए हैं कि, लेकिन एक सेंटेंस बोल लूँ खाली, लेकिन हम उसकी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम विज्ञान को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं संतुलित, इसी को ठीक किया जाए। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि उसकी आलोचना ही करते रहें, हम चाहते हैं कि इस तरह से ले आएँ कि उसका सदुपयोग भी हो, उस विज्ञान का सदुपयोग किया जाए। जैसे लाइट का हम सदुपयोग करें, आपने कहा लाइट हम सदुपयोग करेंगे, गाड़ी का सदुपयोग करेंगे, उस दवाई का करेंगे, उस यूरिया खाद का करेंगे, लेकिन कितना करना है, एक्सेसिव नहीं करना है। एक्सेसिव, अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कहते हैं अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब आपका सवाल। प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं कि हम देखे हैं कई बार कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है, जब हद से ज़्यादा फैल जाती है तो जो आयुर्वेद की चिकित्सा है या कहें प्राकृतिक चिकित्सा है आयुष की, उसमें वो काम नहीं करती है। महीनों 2 महीने तक प्रयोग किए, मेरे कोई खांसी या कभी ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं ज़्यादातर, तो फिर ये काम नहीं करती हैं, नॉर्मल में काम कर जाती हैं। लेकिन यह बात सत्य है कि जो प्री अवेयरनेस देता है आयुर्वेद, आयुष, उसके अकॉर्डिंग यदि अपनी दिनचर्या को बनाए रखा जाए तो यह सच है कि बीमारियां नहीं होती हैं। लेकिन दूसरी और शंका है कि जब भी हम आयुष डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई निश्चित दवा नहीं है, एक ही बीमारी के लिए वो हर बार अलग अलग दवाएं दे देते हैं। तो इसका ऐसा भी लगता है कि जो एकेडमिक ये कहना चाहिए कि किस बीमारी के लिए कौन सा इलाज देना है, वो निश्चित नहीं है, इसलिए उस पर भरोसा भी कम होता है कि कोई भी मनमाना तरह से उसका इलाज तय कर दे रहा है। तो इस समस्या को कैसे फेस किया जाए, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए।
आखिरी सवाल का पहले जवाब दे दूंगा, पहले सवाल का पहले? नहीं, पहले तो ये कि जैसे लकड़ी है, पानी में रख दिया जाए तो ये इस धीरे धीरे गल जाएगी, लेकिन पानी में अगर भिगा रहा है कोई, हमने देख लिया, तब उसको सलाह देंगे कि पानी से दूर रखिए, नहीं तो गल जाएगी। हम हॉलैंड में एक सेमिनार में थे, तो उसमें वर्ल्ड के माने हुए डॉक्टर थे, हम पैनल में, इंटरनेशनल पैनल में हैं। तो सबसे किडनी वाला था, उससे पूछा गया तो बोला मैं इतने 1000 किडनी ट्रांसप्लांट किया हूँ। हार्ट वाले ने बोला हमने इतना किया है, लीवर वाले ने बोला हमने इतना किया है, सब ने अपना अपना बताया। हमसे पूछा कि आप इंडियन, आपने क्या किया है? हमने कहा हमने इन जितने लोगों ने सर्जरी किया है, ट्रांसप्लांट किया है, उनका टोटल करके डबल कर दीजिए, उतने लोगों को इस सर्जरी से होने से बचा दिया है हमने होने ही नहीं दिया। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इस पानी में इसको डालने से, आप डाल रहे हैं, मेरे को मालूम है कि पानी में ख़राब हो जाता है लकड़ी, या लोहा जंग से ख़राब हो जाता है, या कागज़ जलाने से ख़राब हो जाता है, कोई भी चीज़ हमको मालूम है, तो हम आपको समझाएंगे कि ये सब मत करिए। अगर आप मेरी बात मान जाएंगे तो वो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे के हुए, और नौबत ही नहीं आने देते। हम झगड़ा होने ही नहीं देते हैं कि जमानत पुलिस के पास जाइए, जमानत लीजिए, वकील के पास जाइए। हम झगड़ा ही बचा देते हैं कि झगड़ा ही मत करो, वातावरण को शांत रखो, समझौता करो, प्रकृति माँ के साथ समझौता करिए। तो दूसरा की बीमारी को उतना होने ही नहीं दीजिए। यानी या अगर नहीं, आप नहीं मानेंगे, या अनजाने में आपने इतना सड़ा दिया कि अब इस लकड़ी को क्या होगा जब सड़ी गई, तो आयुर्वेद बेचारा, उसको भी तो एक सीमा है ना। वो केवल प्राण रहते हुए इसको ठीक किया जा सकता है। अगर वो एकदम क्षीण हो गया, विशीर्ण हो गया, जीर्ण हो गया, तब हम कोई नहीं कर सकता, कोई ईश्वर तो है नहीं कि उसको पुनर्जीवित कर सकता है, पुनर्निर्माण कर सकता है। तो ये तो सब सामान्य सी व्यवहारिक बात है। दूसरा कि आपका दूसरा सवाल क्या था? मनमाने तरीके से इलाज। हाँ, दो डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये दे दिया, कोई दे दिया हरड़ दे दिया, कोई दे दिया गिलो दे दिया, कोई एलोवेरा दे दिया। एक्चुअली नेचुरोपैथी का नारा है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। कि जैसे आपको ठंड लग रही है तो हम बोलेंगे रजाई ओढ़ लीजिए, ये बोलेंगे कंबल ओढ़ लीजिए, ये बोलेंगे आग जला के सेंक लीजिए, कोई बोलता है धूप वहाँ बड़ी अच्छी, वहाँ जाके धूप में खड़े हो जाओ छत पे। सब सही है। कोई एक अगर अपना लेते हैं, मेरी भी मान लेंगे, रजाई ओढ़ लेंगे तो भी बच जाएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे तो भी बच जाएंगे, आग सेक लेंगे तो भी बच जाएंगे। तो कहते हैं ना कि राह पकड़ लो एक, मिल जाएगी मधुशाला। सुनिए, पूरा सुन लीजिए। अगर अनुभवी व्यक्ति है, चिकित्सक अनुभवी है, तो एक ही चीज़ काफ़ी है, एक ही चीज़ काफ़ी है। चाहे आप गिलोय ले लीजिए, चाहे एलोवेरा ले लीजिए, सबका लक्ष्य एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। अगर उसमें से आप एक भी कर लेते हैं, लग के करेंगे, उसी से ठीक हो जाएंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, ये नहीं कि 2 दिन उनके पास गए, 4 दिन उनके पास, लग के एक ही जगह करिए, आप ठीक हो जाएंगे। जब आप बदल देते हैं ना, 5 दिन एलोवेरा खा लिया, आप मेरे पास आ गए, मैं धनिया दे दिया, किसी ने अदरक दे दिया, फिर आपने इधर का हुआ ना उधर का हुआ ना उधर का। आप कहते हैं एक पेड़ के नीचे रहेंगे ना, छोटा भी पेड़ होगा तो आप छाए में रहेंगे। आप सोचो वो पेड़ बड़ा है, यहाँ से दौड़ के वहाँ जाएंगे, कहेंगे इससे पेड़ वो बड़ा है, तो क्या होगा, आधा टाइम तो आप धूप में ही रहेंगे। एक पेड़ के नीचे रखिए, छोटा छोटा भी छाया दे देगा। यानी डॉक्टर एक रखिए, उसकी बात मानिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चेंज करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो विश्वास हम फलदायक हम। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास का मतलब अंधविश्वास नहीं, उसको ये विश्वास हो कि सच में ज्ञान है उसको, तब तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, माँ प्रकृति में चीज़ें जो हैं, सच में अगर आप विधि विधान के साथ करेंगे तो आप ठीक होंगे। क्योंकि शरीर को दवाई नहीं चाहिए, शरीर अपने आप में एक प्रयोगशाला है। इसमें हर एंजाइम्स, हर केमिकल, सब कुछ है। आयुर्वेद का भी, होम्योपैथ का भी, एलोपैथ का भी, सबका है। इसको केवल हमें सपोर्ट देना है। सपोर्ट देंगे तो शरीर अपने आप ठीक करता है। शरीर को इलाज नहीं चाहिए, शरीर को केवल जीवनी शक्ति को, वाइटलिटी को, या इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। रोग फिर भी जो इसकी विश्वसनीयता है कम होती है, उस कम विश्वसनीयता होने का एक बड़ा कारण है कि इसके जो आयुर्वेद के, आयुष के बहुत सारे विकल्प होते हैं, और उन विकल्पों में वरीयता तय नहीं होती है कि ये सबसे अच्छा यही उपचार है। तो हाँ, ये सवाल बहुत खतरनाक सवाल है। ये जो सूझबूझ है और जो स्वीकृति हो गई है समाज में, ये बहुत ज्वलंत है, बहुत खतरनाक है, और बहुत ही, इसका हमें सबको ये मानना है। इसका उत्तर ध्यान सुनिए। आयुर्वेद के लिए वास्तव में क्या है कि एक रिक्वेस्ट है सर आपसे भी,
चीज़ है, थोड़ा फाइनलाइज करना है। हाँ, इसको फाइनल कर लूँ थोड़ा। देखिए क्या है कि आयुर्वेद को, योग को, प्राकृतिक चिकित्सा को आज हर दृष्टि चीज़ को कानूनी रूप देखा जाता है। जैसे डॉक्टर एलोपैथी का है, MBBS है, उसको मिला हुआ कि अगर उसका इलाज करते करते अगर कोई पेशेंट मर जाता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर वही आयुर्वेद का अगर कोई करते करते मर जाए और उसके पास एथेंटिक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, डिग्री नहीं है, उसको सज़ा हो सकती है, कंप्लेन हो जाए तो। एक तो कानूनी स्ट्रांग इतना बना दिया गया एलोपैथ को कि उसको मारने का पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। आयुर्वेद के पास ये नहीं है। वो चीज़ ये नहीं कि मारने के लिए हमें चाहिए अधिकार, हमें चाहिए कि ठीक करने का अधिकार चाहिए। अधिकार का मतलब सरकार की तरफ से ये प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए कि आप भी बोल सकें कि अदरक में क्या क्या है। उसके लिए प्रयोगशाला बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग लग रहे हैं, कोशिश में जारी हो गए। अदरक में क्या है, हल्दी में क्या है, इसमें क्या है। और प्रमाण ये देखना उदाहरण के लिए कि जैसे कोई लड़की है, महिलाओं को मासिक धर्म होता है, ब्लड पुरुषों में नहीं होता, ब्लड से बहुत सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। आयरन है, खासतौर से कैल्शियम है, बहुत सारे, तो उनको कमजोरी हो जाती है, डिफिशिएंसी हो जाती है। महिलाओं को पालक का 2 पत्ता या बथुआ 1 मुट्ठी या चौलाई या कुछ नहीं तो धनिया पत्ता, कुछ नहीं मिलता नीम की पत्ती, पुदीने का पत्ता, कोई भी हरी चीज़ अगर 1 मुट्ठी पानी में धो के उसका धूल मिट्टी साफ करके और मुंह से चबाए और सलाइवा यानी लार के साथ चबाए तो उसको कभी आयरन की कमी नहीं हो सकती है। चाहे इसको विज्ञान प्रामाणिकता से माने ना माने, ये हमने देखा है, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि विज्ञान को इस पर कसौटी पर लाना है। इसके लिए सरकार का चाहिए हमें सहयोग। बाकी ज्ञानी लोग हैं, समर्पित लोग हैं, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए, हम सबका साथ चाहिए। ये हमारी सबकी समस्या है, आपकी नहीं, हमारी भी यही समस्या है। हम इसमें लगे। आखिरी कंफ्यूजन है बस, वो क्लियर कर। हाँ, हाँ। हम कृषि बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे घर पे कृषि होती है। हम लोगों के यहाँ ड्रिप प्रणाली होती है जो सब्जियों के उत्पादन में, उससे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अभी आपने जो बताया था कि पालक का जूस दे दीजिए, पालक खिला दीजिए, मासिक धर्म के समय जो रक्ताल्पता हुई है उसको दूर करने के लिए। उससे पहले आपने बोला था कि पालक अब प्रदूषित हो गया है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के लिए अलग से पालक कहाँ से लाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल है। हाँ, ध्यान सुनिए। और सवाल हो गया ना? देखिए, नहीं, और यही चीज हर खाने योग्य चीज में लागू होती है। बिल्कुल। हर एक व्यक्ति उत्पादित नहीं कर सकता। आप घर पे सब्जी आप उगा सकते, हम उगा सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं उगा सकता। बहुत बढ़िया सवाल है और व्यवहारिक सवाल है। कई लोग शहरों में, मैं तो महानगरों में रहता हूँ, महानगरों में जानते हैं क्या कमरों में सभी लोगों ने लगा रखा है, एक एयर प्योरीफायर आता है, 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया तक होता है। 1 लाख कम से कम 5 लाख तक का है। वो इसलिए लगाते हैं कि जो प्रदूषण है हवा में वो हमारे कमरे में ना रहे, हम शुद्ध हवा लें। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं दूषित प्रदूषण वाले, वो हमें ना मिले। अमीर लोग लगाए हुए 5-5 लाख वाला, एक कमरे में 5-5 लाख का एयर प्योरीफायर। लेकिन जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूर है, जो ठेले खोमचे लगाता है, जो बाहर रहता है, मजदूर रहता है बेचारा, और सुने होंगे जो किसान लोग धरना दिए थे 1 साल, और उस समय दिए थे जब कोरोना में लोग एक दूसरे को छू नहीं सकते थे, मास्क लगा के मिलना है, कानून हो गया था बिना मास्क का प्रवेश करना बंद है, सब कुछ सरकार ने भी, गैर सरकार ने भी, प्राइवेट ने भी। वहाँ किसानों ने ना कोई मास्क लगाया, ना किसी को कोरोना हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, व्यवहारिक ये उदाहरण है। कारण क्या है कि हम प्रकृति माँ के ऊपर से भरोसा उठा दिए हैं, पढ़े लिखे लोग सो कॉल्ड। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि पालक तो प्रदूषित हो गई दवाई डालने से, फिर भी प्रकृति माँ ने उसको उगाया है, उसमें इतना रोगों से लड़ने की क्षमता अभी भी है कि कितना भी प्रदूषित खाएंगे आपके रोगों से बचाएगी, आपकी कमियों को दूर करेगी। उसी तरह से हवा कितना भी प्रदूषित हो, रिक्शा वाला जो चलाता है उसी प्रदूषित हवा में 400 चला जाता है प्रदूषण का, उसी में रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है। मैं खुद भी, हम खुद जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सबको कहते हैं, सब लोग बोलते हैं आप बिना मास्क का कैसे चल रहे हैं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कभी मास्क नहीं लगाया, मुझे ना कोरोना हुआ ना कुछ हुआ। होता क्या है कि सुन लीजिए कि जो जितना डरता है और जो जितना प्रकृति से दूर रहेगा, चाहे वो मास्क लगाए चाहे एयर प्योरीफायर लगाए, जो आरओ का पानी पिएगा, जो बिस्लरी का पानी पिएगा,
वही बीमार इसलिए होता है कि उसका इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वो जरा भी खाना गलत खा लिया, जरा भी पानी गलत पी लिया, जरा भी कोई हवा में प्रदूषण में चला गया, उसको बीमारी होगी। लेकिन जो जो प्रकृति माँ का दिया हुआ, चाहे पालक कितना भी खाद का खाए, कितना भी धुआं वाली जगह रहे, कितना भी उद्योग धंधों में रहे, कितना भी मार धाड़ में रहे। दूसरा कि बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे मकान बनाते हैं करोड़ों रुपए का। मेरे क्लाइंट ऐसे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, सब मेरे एम्बेसडर लोग, मेरे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सब मेरे क्लाइंट हैं। सब लोगों का मैं घर जाता हूं तो देखता हूं क्या ऐसा मकान बनाया कि एक दीवार के बाद एक दूसरा शीशे की दीवार लगाए और उसके बीच में फोम लगा देते हैं कि हवा, चाहे हवाई जहाज भी गुजरे उनका आवाज़ ना आए, साउंड प्रूफ है घर, क्योंकि उनका नींद नहीं आती है। और जो झुग्गियों में रहते हैं, जो रेल के किनारे झुग्गियां बनाए हुए बेचारे, रेल गुजर रही है वो सोए हुए, हवाई जहाज गुजर रहा है वो सोए हुए। ये हंसने की बात नहीं, सच्चाई में प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। तो कहने का मतलब कि वो क्यों नींद आती है, उनको वही हैंड पाइप का पानी, वही नलके का पानी, उनको ना आरओ पानी मिलता है, ना एयर प्योरीफायर मिलता है, ना वो पालक वैसा मिलता है। और बड़े बड़े लोगों ने जानते क्या किया है, अपना अपना फार्म हाउस बनाए हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऐसी सब्जी उगाते हैं, ऐसा फल उगाते हैं जिसमें खाद पानी नहीं डालते हैं, इस डर के मारे कि हम दुकान वाला खाएंगे तो खाद वाला, किसान वाला खाएंगे, मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो अपना फार्म हाउस बना करके अपना खाद, अपना पानी, अपना सब कुछ डालते हैं, शुद्ध पानी, फिर भी वो बीमार रहते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि वो आदमी बड़ा आदमी ही क्या जिसको कोई बड़ी बीमारी ना हो। तो जो जितना बड़ा होता है, जो जितना सुविधा संपन्न होता है, जो जितना ज्ञानी होता है, जैसे रिक्शा वाला है, उसको ये नहीं पता कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, मजदूर को कुछ नहीं पता। जिसको इकोनॉमी पता है वो रात भर कहेगा अरे शेयर इतना डाउन हो गया, इतना ये हो गया, और रात भर सोचेगा मेरे इतना घाटा हो गया। तो कहने का मतलब जो जितना ज़्यादा सूक्ष्मता से उस पर जाएगा उतना बीमार होगा। जो प्रकृति माँ में, उस पोल्यूशन में, हवा में चाहे 90% प्रदूषण हो, 10% भी अगर आपने वो हवा नेचुरल ले लिया जो पेड़ से निकली है, वो इतना बचा देगी कि आपको एयर प्योरीफायर नहीं बचा सकता। उसी तरह से पालक कितना भी प्रदूषित हो, अगर आप वो खाएंगे फिर भी आपके आयरन को लेवल को ठीक रखेगा। ये मेरा उत्तर है कि कितना भी प्रदूषित है, अगर माँ प्रकृति के नियमों उसके शरण में रहोगे, माँ बचा लेगी, ये दावा है जी। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोग, बोरिंग तो नहीं? हम सवाल चाहते हैं, खूब झड़ियाँ लगाइए, बताइए। सर, जैसा कि आपने पहले बताया था कि जो खेती में रसायन वगैरह यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं उसे, खाद वगैरह पूछने दीजिए ना। तो सर उससे जो आपने अभी बोला कि भले उसमें कितने भी रसायन वगैरह मिलाए गए हों, लेकिन उसमें इतनी क्षमता तो होती है कि वो हमारे रोगों से लड़ सके, हमारे जो बैक्टीरिया अंदर पहुंच चुकी हैं उनसे लड़ सके। तो फिर सर तो ये सही है ना कि हम रसायन का यूज़ कर ले, बहुत सारा उत्पाद निकालें और फिर उसके बाद सभी को दें खाने के लिए, मतलब खाने पीने के लिए सब कुछ बराबर रहे। देखिए तो सर फिर भी तो लड़ सकते हैं ना अपन बीमारी से, तो इससे नुकसान क्या है? घर में ना एक GK2 में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। दो भाई हैं, ध्रुव और देवांग। तो उनके माता पिता बहुत रिच लोग हैं, तो पार्टी में एडवांस लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में 7 स्टार में खाना खाने जाते हैं। तो वो पार्टी में ना बड़ा भाई शराब पी के आया, मांस खा के आया। पिताजी लोग नहीं खाते हैं, जैनी लोग हैं। वो ध्रुव को समझा दिया, देवांग को, छोटे भाई को, कि मामा पापा को मत बताना कि मैं शराब पिया था, क्योंकि 1-2 पैक पीने से कुछ नहीं होता है। भाई को समझा के लाया। और भाई इतना सीधा साधा कि घर में आके पापा को सबसे पहले बताया, भैया ने शराब पिया है, मांस भी खाया है। तो हाँ जी, नहीं ये भी बताना नहीं है, दूसरा कि कुछ नहीं होता थोड़ा पीने से। तो बुलाए, बोले ध्रुव, मेरे सामने की बात है कि बेटा तुम छोटे भाई को क्या सिखा रहा है कि 5वीं मंजिल से गिरने से मौत होती है, तीसरे से गिरने से मौत नहीं होती। हमें तीसरे से भी क्यों गिरना है? हमें प्रदूषण से बचने का, अगर मालूम है कि उससे हम बीमार हो रहे हैं, कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम कूदे ही ना, चाहे तीसरी मंजिल से। मजबूरी में अगर कूदना पड़ रहा है तो ठीक है, अभी मजबूरी में तुम खा रहे हैं, वही खा ही रहे हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उस नाइट्रोजन से जो हमारे लिए हानिकारक है, जो किडनी को खराब कर रहा है, लीवर को खराब कर रहा है, हमारे दिमाग को खराब कर रहा है, सारे शरीर को खराब कर रहा है, हमारे जीवन को खराब कर रहा है,
अगर संभव है तो हमें सबको मिलकर सामूहिक रूप से उसके लिए लड़ना है, उसका समाधान करना है। हमारा मुहिम यही है, हमारा आप लोगों से आह्वान यही है, सहयोग यही चाहिए कि हम क्यों ना फुल प्रूफ जिए, अगर हो सकता है तो। नहीं हो सकता, जब तक कोशिश करेंगे तो हम तो जी रहे हैं, खा ही रहे हैं वही, लेकिन जब तक हम कोशिश करें, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, मानव हैं, बुद्धि रखते हैं, अगर उसका समाधान हो सकता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। तो हम जब तक व्यवस्था है, मजबूरी है, तब तक तो हम ठीक है वही खाएं जो किसान दे रहा है, लेकिन कोशिश ये हमारा है कि किसानों को भी समझाया जाए। दूसरा वो कार्यक्रम कल है, हम किसानों को भी कोशिश करेंगे, बुलाएंगे। या हमारा जो मिशन है उत्तराखंड में, कई राज्यों में हमने किया है इफ्को के साथ मिल करके। इफ्को के साथ, कई लोग बोलते हैं इफ्को के साथ आप क्या जुड़े हैं, वो तो व्यापारिक संगठन है। तो हमारा उत्तर यही होता है, जैसे हनुमान जी सीता जी को खोज के लिए गए थे, तो सीता जी बोले कि आप बंदर हो और राम तो आदमी हैं, आप लोगों की संगत कैसे हो गई? तो संगति इसलिए हुई कि दोनों का एक दूसरे का सहायक, उस समय बंदर ही मदद कर सकता था और तो कोई था ही नहीं आदमी। तो इफ्को क्या है कि जो पेस्टिसाइड दे रहा है, जो यूरिया दे रहा है, वही दे सकता है और वही दे पा रहा है। तो हमने उनसे निवेदन किया, हम इससे 2 साल से लगे हुए हैं, कृषि मंत्रालय से, कृषि मंत्री से, कृषि सचिव से हमने खूब संगठन किया, मीटिंग किया, पूरा लगा हुआ हूँ इसमें कि आप उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। जैसे आपने कहा, तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है? हम कहे जैसे जब तक नहीं हो सकता है यूरिया देते रहिए, एकदम से मत बंद करिए, लेकिन धीरे धीरे उसका उपाय ढूंढिए। उन्होंने उपाय ढूंढ लिया है और लिक्विड यूरिया, लिक्विड नैनो, लिक्विड डीपी, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हो गए हैं कि जिनको अब मिट्टी में नहीं डाला जाएगा, न डाला जाता है, न पानी, मिट्टी प्रदूषित होगी, न पानी प्रदूषित होगी, न हवा प्रदूषित होगा। तो जब सुन लीजिए, सुन लीजिए, नहीं सुनिए, पूरा सुन लीजिए। ऐसा है कि वो जो उत्पाद बना है वो ऐसा बना है कि उसमें नाइट्रोजन केवल नहीं के बराबर है, 0.9% है। लेकिन एक तो जैसे हम 5वीं मंजिल से कूदने के बजाय हम अगर चबूतरे से 3 सीढ़ी से कूदें तो शायद बच जाएंगे, उतना चोट नहीं लगेगी। कहने का मतलब कि 100% अभी भी सेफ नहीं है, लेकिन 0.9% या 9% भी मान लीजिए, या 20% भी मान लीजिए, तो 80% तो हम बच रहे हैं ना। तो हमारा मुहिम क्या है, योगा कैंप के साथ साथ, शिविर के साथ, आयोजन के साथ, कि हम किसानों को केवल इफ्को या केवल सरकार या केवल मोदी जी या केवल अमित शाह या केवल हम और आप समझाएं नहीं। हमारा आह्वान है वर्कशॉप का या आप लोगों से मिलने का कि जितने भी लोग हैं किसान से अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, चाहे आप लोग मीडिया के लोग हैं, हम चाहेंगे कि किसानों को, हम किसान तो सीधा साधा होता है, बेचारा अनपढ़ होता है या उतना टेक्निकल नहीं जाता है, उसको जो खाद मिलेगी डालेगा, उसको उपज बढ़ानी है। एक तो सस्ता है, दूसरा उसमें नाइट्रोजन जहर नहीं के बराबर है, 2, तीसरा कि वो ज़मीन में नहीं डाला जाता, वो छिड़काव किया जाता है और पत्तियों से, जैसे हम घी किसी को पिलाते हैं और किसी के मसाज करते हैं, मसाज से भी बॉडी में उस पोर्स के थ्रू चला जाता है खून में, लाभ उतना ही मिलता है। तो हम चाहते हैं कि पेड़ों को अगर छिड़काव से दिया जाएगा तो एक तो सस्ता है, आधे दाम पर मिलता है, 50% किसानों की बचत हुई, दूसरा जहर नहीं मिला, मिट्टी नहीं प्रदूषित हुई, पानी नहीं प्रदूषित होगा, वायु नहीं होगा। तो हमारा इसलिए जोड़ो राम और हनुमान जी का जो हुआ था हमारे इफ्को से इसलिए हुआ है कि हमारे 5 तत्वों पर हमारा सारा कारोबार है। 3 तत्वों को प्रदूषित कर देते हैं, तो हम कैसे योग करके, प्राणायाम करके कितना डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे। लेकिन अगर वो 3 तत्वों को हमारे नहीं प्रदूषित करेंगे तो हमें इलाज करने में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, जो हमारा यंत्र है, जो हमारा अस्त्र शस्त्र है, उस हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो हम एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार रूप दे सकते हैं। तो इसलिए हम इफ्को के साथ मिल करके, आप लोगों के साथ मिल करके, मीडिया के साथ मिल करके हम चाहते हैं कि किसानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो इफ्को ने बनाया है डीएपी यूरिया, लिक्विड यूरिया या नैनो यूरिया या और भी चीज़ें, वो अगर आप प्रयोग करेंगे तो 3 फायदा है किसानों को। एक तो सस्ता है, दूसरा उपज बढ़ेगी, 1.5 गुनी उपज हो रही है, 1.25 गुना से 1.5 गुनी उपज भी बढ़ रही है। तो किसानों को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा, खर्च भी कम होगा, उपज भी बढ़ेगी। तीसरा, हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि किसान जब पैदा करता है, मान लीजिए 25 कुंटल, 10 कुंटल खाता है, 15 कुंटल तो बाज़ार में बेचेगा। जो छोटा भी किसान है, जो आलू बेचेगा, सब्जी बेचेगा, पालक बेचेगा, तो जब नैनो यूज करेगा तो जहरीला नहीं होगा। मंडी से जब हम खरीद के लाएंगे, चाहे शहर के लोग, चाहे देहात के लोग, चाहे अमीर, चाहे गरीब, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे अनपढ़, तो क्या होगा, कीटाणु रहित हम खाएंगे। तो क्या होगा, एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार रूप देंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि इफ्को ने जो प्रोडक्ट किया उसको हम लोग
पूरे लोग शिक्षित करें समाज के किसानों को, देश के ही नहीं दुनिया के। तो एक तो कृषि विद्या और ऋषि विद्या, हम दोनों को साथ अगर ले चलेंगे तो हम जो चाहते हैं समाज को स्वस्थ बनाना, योग से, आयुर्वेद से या प्राकृतिक चिकित्सा से, तीनों से हम स्वस्थ करने में हमको और आसानी हो जाएगा अगर वो खाने की चीज़ें भी शुद्ध मिलने लगे समाज को। यही हमारा निचोड़ है।